हेलो बच्चा लोग, हम शुरू करने वाले हैं आज एक चैप्टर हेलो एल्केन एंड हेलो एरीन का वन शॉट। ठीक है, तो इसके अंदर हम क्या क्या देखने वाले हैं। सबसे पहले हम देखेंगे नॉमेनक्लेचर, फिर न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन देखेंगे, फिर कुछ मेथड देखेंगे जिससे हम बना सकते हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन को, फिर SN1 SN2 रिएक्शंस देखेंगे, फिर कुछ नेमिंग रिएक्शंस देखेंगे जैसे वुड्स रिएक्शन हो गया, फटीग रिएक्शन हो गया और सो ऑन। फिर कुछ फिजिकल प्रॉपर्टीज़, कुछ मैकेनिज्म देखेंगे और कुछ यूजेस देखेंगे। तो फटाफट शुरू करते हैं। चल, तो जब मैं बात करता हूँ नॉमेनक्लेचर की, ठीक है, नॉमेनक्लेचर का मतलब क्या होता है, नेमिंग। अब अगर मैं हेलो एल्कीन हेलो एरीन की नेमिंग की बात करूँ तो इनका जो जनरल फार्मूला होता है, इनका जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है RX। ठीक है, RX में मैं कह सकता हूँ कि R कोई भी कंपाउंड हो सकता है, या तो ये हमारा एलिफेटिक हो सकता है या तो ये हमारा एरोमेटिक हो सकता है, और जो X है, X हमारे हैलोजन ग्रुप को दिखाएगा। अब हैलोजन में हमें पता है कौन कौन से हो सकते हैं, ग्रुप 17 का कोई भी एलिमेंट, ठीक है, जैसे कि फ्लोरो, क्लोरो, ब्रोमो, आइडो। ठीक है, और इनके लिए हम यही वर्ड यूज़ करेंगे नेमिंग के लिए। F के लिए फ्लोरो, ब्रोमो, क्लोरो, ब्रोमो और आइडो। ठीक है, अब नेमिंग करने के लिए हम कुछ 2 या 3 मेथड्स को यूज़ करते हैं। ठीक है, तो इसको क्लासिफाई किया जाता है ऑन द बेसिस ऑफ नंबर ऑफ हैलोजन के ऊपर, या दूसरी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द बेसिस ऑफ हाइब्रिडाइजेशन। ठीक है, या तीसरी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द नंबर ऑफ अरेंजमेंट। ठीक है, तो हम 1 बाय 1 शुरू करते हैं। पहली बात करते हैं क्लासिफिकेशन ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, ऑन नंबर ऑफ हैलोजन। ठीक है, तो हमने कहा मान लेते हैं कि मेरे पास एक फार्मूला है। ठीक है, मान लेते हैं C2H5 है। ठीक है, C2H5X है, मतलब C2H5Cl लिया जा सकता है। अब मैंने देखा इसके अंदर हैलोजन कितने अटैच है, सिंगल हैलोजन अटैच है। ठीक है, तो अगर सिंगल हैलोजन अटैच है तो उसके लिए वर्ड मैं यूज़ करूँगा मोनो। ठीक है, और जो हैलोजन अटैच है उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा हैलाइड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो जो हैलोजन अटैच है उसके लिए मैं वर्ड यूज़ करूँगा हैलाइड या हेलो। तो अगर मुझे लिखना हो, मान लेते हैं कि मुझे लिखना हो C2H5Cl के लिए, इसके लिए C2H5Cl के लिए, तो मैं सबसे पहले देखूंगा कि C2H5 का जो फॉर्मूला है वो किस में फिट बैठ रहा है, अल्केन में, अल्कीन में या अल्काइन में। तो मुझे क्या पता है, अल्केन का जो जनरल फार्मूला होता है वो होता है CnH2n+2, अल्कीन का होता है CnH2n और अल्काइन का होता है CnH2n-2। ठीक है, तो यहाँ अगर ध्यान से देखा जाए तो कार्बन का नंबर 2 है और हाइड्रोजन का नंबर 5 है, प्लस एक क्लोरीन अटैच है। मतलब एट द एंड कुछ कार्बन से 6 एटम अटैच है, मतलब ये जो स्ट्रक्चर है ये एक अल्केन का है। ठीक है, तो अब अल्केन की नेमिंग कैसे कीजिए, हमने कहा कार्बन कितने हैं, 2 हैं। ठीक है, तो 2 कार्बन है, मतलब हम क्या लिख सकते हैं, मतलब हम लिख सकते हैं डाई। ठीक है, या इथेन। और हैलोजन है, हेलो मतलब जो भी वर्ड हो, Cl हो तो क्लोरो, F हो तो फ्लोरो। ठीक है, तो मैंने कहा कि इसको बोल देंगे क्लोरो इथेन। क्या बोल सकते हैं, इसको बोल सकते हैं क्लोरो इथेन। सिमिलरली मैंने कहा कि मान लेते हैं यही सेम हैलोजन ग्रुप है, यही सेम हैलोजन ग्रुप है, और इसके साथ अब 2 हैलोजन आके अटैच हो गए। जैसे माना मैंने CH2 है, इसके साथ एक हैलोजन आके अटैच हो गया, और फिर से CH2 है, इसके साथ भी एक हैलोजन आके अटैच हो गया। ठीक है, अब मुझे क्या फार्मूला पता है, CnH2n+2 ही यूज़ करना है। ठीक है, तो मैंने Cn मतलब कार्बन के 2 नंबर रखे हैं, हाइड्रोजन के 2 × 2 4 रखे हैं, +2 में मैंने 2 हैलोजन लगा दिए। ठीक है, तो +2 में मैंने 2 हैलोजन लगा दिए, Cl और Cl के। ठीक है, तो मैंने कहा मान लेते कि अगर ये क्लोरीन होता तो कैसे लिखते, मैं लिखता CH2Cl CH2Cl। ठीक है, अब वही सेम फार्मूला यूज़ करेंगे। हम कहेंगे कि अगर सिंगल होता तो मोनो, अगर डबल हैलोजन अटैच है, अगर डबल हैलोजन अटैच है तो वर्ड यूज़ करेंगे वो होगा डाई, और हैलोजन ग्रुप के लिए हेलो वर्ड ही यूज़ करने वाले हैं। तो अगर मैं नेमिंग करना चाहूँ तो कैसे करूँगा, मैं कहूँगा कि कितने कार्बन है, हमारे पास 2 कार्बन है, तो 2 कार्बन है मतलब इथेन। ठीक है,
इनका नंबर कितना है? तो सर नंबर है 2, मतलब डाई। हैलोजन कौन सा है? तो ये हैलोजन है क्लोरीन का, तो हेलो वर्ड मतलब क्लोरो लग जाएगा। तो जो आंसर बनेगा वो हमारा बनेगा डाई क्लोरो इथेन। सिमिलरली अगर मैं कह दूँ कि यहाँ पे 2 की जगह पे 3 हैलोजन होते, ठीक है, तो मैं क्या कह देता, अगर ट्रिपल होता तो मैं वर्ड यूज़ कर देता ट्राई, ठीक है, जो इसका नंबरिंग हो जाता, ठीक है। 3 कार्बन मुझे यूज़ करना पड़ेगा, तो ये कुछ ऐसा हो जाता CH2X, CH2X और CH2X, ठीक है। सिमिलरली मैंने मान लिया कि जो हमारा X है वो क्लोरीन है, तो CH2Cl, CH2Cl और CH2Cl। तो मैं क्या लिख सकता हूँ? मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा कंपाउंड बना है वो क्या है, कार्बन के एटम है हमारे पास 3, तो 3 है, तो मैं क्या कह दूंगा, ये है प्रोपेन। जो हैलोजन है उसका नंबर कितना है सर? 1 2 3, 3 टाइम है, मतलब ट्राई। और हैलोजन कौन सा है? क्लोरीन का है, तो ट्राई क्लोरो प्रोपेन लिख सकते हैं। तो पहली बात क्लियर है। अगर मैंने कहा कि अब जो हमारा कंपाउंड था R और X वाला, अभी तो 3 एग्जाम्पल दिए जिसमें तीनों के तीनों एलिफेटिक थे। अगर ये मेरा एलिफेटिक ना होकर एरोमेटिक होता तो कैसे लिखते हैं, ठीक है। मैंने कहा अगर मान लिया जाए हमारा R एलिफेटिक ना होकर एरोमेटिक होता है, मतलब मान लेते कि एक बेंजीन रिंग है, ये हमारा अब एक बेंजीन रिंग है, ठीक है, और इसके साथ एक क्लोरीन अटैच है, ठीक है। तो मैंने कहा कि इसको क्या लिखा जा सकता है, बेंजीन का स्ट्रक्चर तो है ही, और कितना क्लोरीन लगा है? सिंगल क्लोरीन लगा हुआ है, ठीक है। तो मैं कह सकता हूँ, अगर तो जनरल फार्मूला की बात करता, जनरल फार्मूला के साथ बात करता, तो मैंने कहता कि हमारा जो हैलोजन है वो सिंगल है, मतलब मोनो हेलो एरीन वर्ड यूज़ कर देता, ठीक है, मोनो हेलो एरीन। और इसी बात को अगर मैं कहता कि इसके साथ कौन अटैच है, इसके साथ हमारा क्लोरीन या ब्रोमीन अटैच है, मान लेते क्लोरीन ही ले लेते हैं, तो इसको क्या लिखता मैं? इसको लिखता मेरा जो एरीन है वो कौन है? तो एरीन मेरा बेंजीन रिंग है, ठीक है, एरीन मेरा बेंजीन रिंग है। सिंगल के लिए कोई वर्ड लिखने की ज़रूरत नहीं होती है, और जो हेलोजन ग्रुप है वो क्लोरो है, तो मैं इसको लिख सकता हूँ, इसका जो नेम बनेगा वो होगा क्लोरोबेंजीन, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अब जो मेरा हेलोजन ग्रुप है वो सिंगल ना होकर डबल हो जाता है, ठीक है, सिंगल ना होकर डबल हो जाता है। मैंने कहा इस पर एक हेलोजन अटैच है और इस पर दूसरा हेलोजन अटैच है, ठीक है। तो मैं क्या कहूँगा? मैं कहूँगा कितने हेलोजन है? 2 हेलोजन है, तो मोनो की जगह पे डाई और हेलो और एरीन्स, ठीक है। तो इसको मैं लिख सकता हूँ, जो कंपाउंड बनेगा अगर क्लोरीन के साथ बनाता हूँ तो ये कुछ ऐसा हो जाएगा, एक क्लोरीन दूसरा क्लोरीन, तो इसको मैं लिख दूंगा डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक है, डाई क्लोरो बेंजीन, ठीक। सिमिलरली अगर यहाँ पे 3 हेलोजन अटैच होते, ठीक है, तो मैं इसको ट्राई क्लोरो बेंजीन लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर यहाँ पे 3 हेलोजन अटैच होते तो इसको मैं लिखता ट्राई हेलो एरीन्स, या ऐसे लिखा जा सकता है इसको क्लोरीन 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 ट्राई क्लोरो बेंजीन, ठीक है। अगर इसमें डाउट है कि नेमिंग करनी कैसे है, तो इसके लिए एक सेपरेट वीडियो यहाँ ऊपर आई बटन में दिख जाएगा, आप वहाँ जाके एक बार नॉमेनक्लेचर का रिकैप कर सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, ऑन द बेसिस ऑफ पोजीशन, ठीक है। तो हमने कहा कि नंबर के हिसाब से क्लासिफिकेशन हो चुकी है, ठीक है। अब हमने कहा कि जो हेलोजन है, ठीक है, वो 3 टाइप के हो सकते हैं, या तो जेमिनल हो सकते हैं या तो विसिनल हो सकते हैं। हमने कहा अगर जेमिनल हैलाइड है, अगर जेमिनल हैलाइड है, तो जेमिनल हैलाइड वर्ड का मतलब क्या हो गया, ठीक है, जब 2 हेलोजन सेम कार्बन से अटैच है, ठीक है, व्हेन 2 हेलोजन अटैच विद सेम कार्बन, 2 हेलोजन अटैच विद सेम कार्बन, ठीक है, तो इसको हम कहते हैं जेमिनल पोजीशन, ठीक है। एग्जाम्पल के लिए मैंने बनाया कोई स्ट्रक्चर, जैसे मान लेते 3 कार्बन है, कोई स्ट्रक्चर बना लिया मैंने,
एक कार्बन, दो कार्बन, तीन कार्बन, ठीक है। अब तीन कार्बन है तो मैं इसकी अरेंजमेंट करता हूँ। मैंने कहा इस पर 3 हाइड्रोजन डाल देते हैं और सेकंड पोजीशन पे 2 क्लोरीन डाल देते हैं, क्योंकि मैंने कहा सिंगल कार्बन पे 2 हेलोजन की अटैचमेंट होनी चाहिए तो हमारा जर्मिनल पोजीशन बनता है, ठीक है। तो सबसे पहले अगर मैं नेमिंग की बात करूँ तो इसको क्या कहा जा सकता है। अब इसके 2 नेम लिखेंगे, पहला तो हम कॉमन नेम लिखेंगे, दूसरा हम आयोपैक नेम लिखेंगे, ठीक है। तो अगर मैं बात करूँ पहले आयोपैक नेम की, ठीक है, तो मैं क्या कहूँगा, मैं सबसे पहले कहूँगा कि इसके अंदर जो हमारे कार्बन के कंपाउंड्स है वो कितने हैं। हमने कहा 3 है, तो 3 है मतलब क्या बनेगा, प्रोपेन बन जाएगा, ठीक है। तो 3 है मतलब प्रोपेन बन जाएगा। अच्छा, प्रोपेन बनने के बाद हेलोजन कार्बन के किस पोजीशन से अटैच है, तो मैंने कहा यहाँ से नेमिंग किया जा सकता है। तो अगर यहाँ से करो तो 1 2 3 मतलब 2 पे अटैच है, ठीक है। और 2 पे कितने अटैच है, तो हमने कहा 2 पे 1 2 अटैच है। तो मैं लिख सकता हूँ कि 2 पे ये पोजीशन दिखाता है 2 2, नंबर कितना है 2 है, हेलोजन कौन सा है, क्लोरो है, तो 2 2 डाइक्लोरो प्रोपेन का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। अच्छा, इसको मैं एक और नाम से लिख सकता हूँ, ठीक है। अगर इसका मैं कॉमन नेम लिखता, ठीक है, तो इसका कॉमन नेम जो बन जाता वो बन जाता आइसो प्रोपाइल, ठीक है, आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। अभी कॉमन नेम कैसे है इसके लिए हम नीचे बात करेंगे, तो इसकी टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। तो ये बना आइसोप्रोपाइलिडीन क्लोराइड, ठीक है। इतनी बातें क्लियर होगी जर्मिनल की, ठीक है। अब एक होमवर्क साथ में ही ट्राई करना है। अगर मेरे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता, मतलब 2 कार्बन होते, 2 कार्बन में इसके ऊपर 2 क्लोरीन अटैच होता, ठीक है, मतलब इथेन के ऊपर 2 क्लोरीन अटैच होते, तो इसका नेम क्या होगा। आप कमेंट में इसका आंसर बता सकते हो, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि जर्मिनल की पोजीशन की बात होगी, आगे विसिनल हैलाइड की बात करते हैं, ठीक है। तो विसिनल हैलाइड में क्या होता है, विसिनल हैलाइड में 2 हेलोजन एडजेसेंट कार्बन पे अटैच होते हैं, ठीक है। तो 2 हेलोजन की अटैचमेंट कहाँ होती है, 2 हेलोजन्स आर अटैच एट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है, एट एडजेसेंट कार्बन, ठीक है। जब मैं बात करता हूँ एडजेसेंट कार्बन की, तो एडजेसेंट कार्बन का मतलब क्या है, मतलब अगर तो मेरा जो अटैचमेंट है, जैसे मान लेते हैं किसी कार्बन के साथ कोई हेलोजन अटैच है, उसके साथ वाली पोजीशन अल्फ़ा, उसके साथ वाली पोजीशन बीटा, तो वो जो अल्फ़ा पोजीशन है वो उसका एडजेसेंट पोजीशन हो गया। एग्जांपल देता हूँ अगर मैं, तो मैंने कहा कि मान लेते हैं कि कोई इथीन का कंपाउंड था, ठीक है, कोई इथेन का कंपाउंड था, तो यहाँ एक कार्बन था, यहाँ दूसरा कार्बन था। मैंने कहा इस पोजीशन पे हमारा क्लोरीन अटैच था, तो इसका जस्ट एडजेसेंट मतलब जो अल्फ़ा पोजीशन है, ठीक है, इसका जो अल्फ़ा पोजीशन है ये वाला, इस पे दूसरा क्लोरीन अटैच होगा, ठीक है। अगर ऐसी अरेंजमेंट दिख रही है तो मैं कहूँगा ये विसिनल हाइलाइड है, ठीक है। अच्छा, अब इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। इस पे 2 हाइड्रोजन होंगे, 1 2, हाँ, तो इस पे भी 2 हाइड्रोजन होंगे, ठीक है, क्योंकि 4 की वैलेंसी कंप्लीट करनी है। तो जो स्ट्रक्चर बनेगा वो बनेगा 1 2 डाइक्लोरो इथेन, ठीक है। अब सिमिलर एक क्वेश्चन होमवर्क में ट्राई करना है। तो क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा इस बार हमारे पास 3 कार्बन है, ठीक है, 3 कार्बन है, तो क्लोरीन की अटैचमेंट कहाँ होगी, ठीक है। पहला ऑप्शन 1 पे, 2 पे, या 1 पे और 3 पे, ठीक है। तो जो भी अरेंजमेंट होगी आपको इसको सॉल्व करके प्रॉपर्ली बताना है, इसका नेम क्या होगा वो बताना है, ठीक है। चलिए आगे बढ़ते हैं। दूसरी क्लासिफिकेशन की जाती है ऑन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, ठीक है। तो ऑन दी नंबर ऑफ या ऑन दी हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम, तो ऑन हाइब्रिडाइजेशन ऑफ कार्बन एटम की अगर मैं बात करूं तो क्या हो जाएगा, ठीक है। मैंने कहा कि अगर जो हमारा हेलोजन है, ठीक है, मतलब जो हेलोजन है वो ऐसे कार्बन से जुड़ा हुआ होगा जो आगे चल के एक और कार्बन से जुड़ा है, ठीक है, तो ये बनेगा 1 डिग्री, ठीक है। तो ये बनेगा 1 डिग्री कार्बन। जैसे मैंने कहा यहाँ हाइड्रोजन हाइड्रोजन, अब ये आगे सिंगल कार्बन से जुड़ा हुआ है, ठीक है, तो मतलब ये 1 डिग्री कार्बन है। अब 1 डिग्री कार्बन से जुड़ा हुआ हेलोजन 1 डिग्री हेलोजन बन जाता है, और इसको मैं कहता हूँ ये क्या है, ये है प्राइमरी हेलोजन,
ठीक है, क्या है, प्राइमरी हैलोजन। ठीक है, सिमिलरली जो हमारा कार्बन है वो अगर आगे चल के 2 कार्बन से जुड़ा हुआ है तो ये 2 डिग्री कार्बन बन जाता है, और इससे अटैच जो हैलोजन होगा वो बन जाता है हमारा सेकेंडरी हैलोजन या सेकेंडरी हेलो अल्कीन। ठीक है, क्या बन जाता है, सेकेंडरी हेलो अल्कीन। ठीक है, सेकेंड प्राइमरी हेलो अल्कीन। सिमिलरली अगर मैं कहूँ कि इससे 3 हैलोजन अटैच है, सॉरी 3 कार्बन के कंपाउंड अटैच है, ठीक है, और इससे हैलोजन अटैच है, तो मैंने कहा 1 कार्बन 2 कार्बन 3 कार्बन, तो ये टर्शरी स्ट्रक्चर हो गया, और इससे जो अटैच हैलोजन है तो इसके कारण ये बन जाएगा टर्शरी हेलो अल्कीन। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। ठीक है, अब 1-2 एग्जांपल्स ट्राई करते हैं हम लोग। हमने कहा कि मान लेते हैं कि हमारे पास कुछ ऐसा स्ट्रक्चर है, एक कार्बन है, दूसरा कार्बन है, यहाँ पे तीसरा कार्बन है, और यहाँ पे एक हैलोजन ग्रुप अटैच है। ठीक है, इसकी वैलेंसी कंप्लीट कर देते हैं। तो 1 2 3 मतलब 4, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन, 1 2 मतलब 2 हाइड्रोजन। ठीक है, तो ऐसे कुछ वैलेंसी कंप्लीट कर दी। अब इसका नाम क्या होना चाहिए, ठीक है, और इसकी जो कार्बन की पोजीशन है वो क्या होनी चाहिए। तो हमने देखा कि जो हमारा कार्बन है आगे कितने कार्बन से अटैच है, 1 और 2। ठीक है, 2 कार्बन से अटैच है, मतलब कि ये 2 डिग्री कार्बन है। ठीक है, तो 2 डिग्री कार्बन क्या बनाता है, 2 डिग्री कार्बन हमारा बनाता है सेकेंडरी हेलो अल्कीन। ठीक है, तो ये बनाएगा सेकेंडरी हेलो अल्कीन। ठीक है, दूसरी बात, ये स्ट्रक्चर मुझे एक रिंग या साइकिल के फॉर्मेशन में दिखाई दे रही है। ठीक है, तो इसको मैं क्या कहूँगा, इसको मैं कहूँगा हेलो साइक्लो अल्कीन। ठीक है, हेलो साइक्लो अल्कीन। ठीक है, मे बी इतनी बातें क्लियर है। ठीक है, एक क्वेश्चन ट्राई करना है होमवर्क में। ठीक है, क्वेश्चन क्या है, मैंने कहा 4 कार्बन है हमारे पास, 1 2 3 4, और इसके साथ हैलोजन अटैच है। ठीक है, हाइड्रोजन की पोजीशन बैलेंस कर लेते हैं। तो 2 हाइड्रोजन 2 हाइड्रोजन, सिंगल हाइड्रोजन डबल हाइड्रोजन। ठीक है, अब इस स्ट्रक्चर का नाम क्या होगा, ठीक है, और इसका जो कार्बन है वो कितने डिग्री का होगा ये बताना है। ठीक है, अब हम अगली बात करते हैं। ठीक है, अच्छा, इन स्ट्रक्चर्स को हमने क्या नाम दिया, इन सारे स्ट्रक्चर्स को हमने नाम दिया अल्काइल हैलाइड। अल्काइल हैलाइड क्यों, क्योंकि एक अल्काइल ग्रुप के साथ एक हैलोजन अटैच है, इसलिए अल्काइल हैलाइड। ठीक है, आगे बात करें तो अब हम जिस स्ट्रक्चर की बात करने वाले हैं वो है अपना एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, एलाइलिक हैलाइड वर्ड का मतलब क्या होता है, हम कहते हैं जिसमें हैलोजन बॉन्डेड होता है विद एलाइलिक कार्बन। ठीक, हैलोजन बॉन्ड होता है विद एलाइलिक कार्बन। जब मैं एलाइलिक कार्बन की बात करता हूँ तो एलाइलिक कार्बन का मतलब क्या होता है, ठीक है, तो हम कहते हैं कि उस कार्बन से अटैच है। ठीक है, उस कार्बन से अटैच है जिसका हाइब्रिडाइजेशन sp3 है, और उसके जस्ट बाद एक डबल बॉन्ड अवेलेबल है। ठीक है, तो हम कह सकते हैं कि हाइब्रिडाइजेशन sp3 एंड एटम इज नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड और ए एरोमेटिक रिंग। ठीक है, तो हमने कहा विच हैव sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नेक्स्ट टू अ डबल बॉन्ड, इसको हम कहते हैं एलाइलिक कार्बन। ठीक है, एग्जाम्पल के लिए मैं दूं तो मैंने कहा कि एक कार्बन, दूसरा कार्बन, तीसरा कार्बन। ठीक है, अगर इसके अंदर मैंने कहा हैलोजन अटैच है, ठीक है, तो मैं कहूँगा कि ये हमारा एलाइलिक नहीं है। सर ये एलाइलिक क्यों नहीं है, क्योंकि मैंने कहा इसमें अल्काइल ग्रुप है और उसके साथ में हैलोजन अटैच है। ठीक है, तो इसके साथ में हैलोजन अटैच है, तो एल्काइल और हैलोजन अटैच है, मतलब जो कंपाउंड बना है वो क्या है, अल्काइल हैलाइड है। ठीक है, तो ये क्या है, ये एल्काइल हैलाइड है। तो अब इसको एलाइल हैलाइड बनने के लिए क्या करना पड़ेगा, हमने कहा 2 कंडीशंस को कंप्लीट करना पड़ेगा। पहली चीज़ कि कार्बन 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 हैलोजन हो, जिससे हमारा हैलोजन अटैच है, जिससे हमारा हैलोजन अटैच है, जस्ट उसके साथ वाले पे
जस्ट उसके साथ वाले, मतलब उसके अल्फ़ा कार्बन पे डबल बॉन्ड की प्रेजेंस होनी चाहिए। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा वो हमारा बनेगा एक एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, एक एलाइलिक हैलाइड। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, मैं एक और बात कह सकता हूँ, ठीक है, कि अगर मुझे बताना होता, ठीक है, कि इसका नेम क्या रखते, तो मैं कहता कि जहाँ पे डबल बॉन्ड होगा वहीं से नेमिंग करना शुरू करेंगे, तो 1 2 3। ठीक है, तो इसको मैं कह देता 3 हेलो प्रॉप 1इन लिखा जा सकता है या प्रोपीन लिखा जा सकता है, दोनों बातें बिल्कुल सही हैं। ठीक है, 3 हेलो प्रोपीन। ठीक है, तो इतनी बात क्लियर है। अब अगर मैंने कहा कि इस हेलोजन के साथ, मतलब जिस कार्बन से हमारा डबल बॉन्ड अटैच था उसके जस्ट आगे एक बेंजीन ग्रुप अटैच होता, तो इसको मैं बेंजाइलिक हैलाइड कहता। ठीक है, इसको मैं बेंजाइलिक हैलाइड कहता। एग्जाम्पल के लिए मैंने कहा कि बेंजाइलिक हैलाइड होते क्या हैं, बेंजाइलिक हैलाइड होते क्या हैं। ठीक है, तो मैंने कहा सबसे पहली चीज़ कि जो कार्बन है, ठीक है, जो कि हैलोजन से अटैच है, उसकी sp3 हाइब्रिडाइजेशन होनी चाहिए। ठीक है, sp3 हाइब्रिडाइजेशन एंड नेक्स्ट टू देम क्या अटैच होना चाहिए, एक बेंजाइलिक ग्रुप अटैच होना चाहिए। ठीक है, नेक्स्ट टू देम अब बेंजाइलिक कार्बन अटैच होना चाहिए, एक बेंजाइलिक कार्बन अटैच होना चाहिए। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर मैं स्ट्रक्चर बनाता हूँ तो कुछ ऐसा बनेगा, पहले तो CH2, ठीक है, यहाँ हेलोजन अटैच है और इसके जस्ट साथ में एक बेंजाइलिक ग्रुप अटैच है। ठीक है, तो जो ये हैलाइड बना इसको मैं कहूँगा कि ये कैसा हैलाइड है, बेंजाइलिक हैलाइड है। ठीक है, अब इसके अंदर 3-4 बातें और बतानी है। ठीक है, पहली बात कि यहाँ पे जो हेलोजन है ये 1 डिग्री है या 2 डिग्री है, तो मैंने कहा यहाँ पे जो CH2 है वो सिंगल कार्बन से अटैच है, तो मतलब यहाँ पे जो हेलोजन होगा वो 1 डिग्री हेलोजन होगा। ठीक है, ये 1 डिग्री हैलाइड होगा। दूसरी बात कि जो पोजीशन है, ठीक है, मतलब जो हेलोजन है वो रेजोनेंस में है या नहीं, तो हमने कहा नहीं, हेलोजन जो हमारा है वो रिंग के बाहर है, तो जो हमारा हेलोजन है वो रेजोनेंस में नहीं। मे भी इतनी बातें क्लियर है। अब हमने कहा कि जो हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, हाइब्रिडाइजेशन है, ठीक है, उसको कैसे निकाल सकते हैं, तो हमने कहा बहुत बेसिक है। अगर कार्बन के ऊपर जितने सिग्मा बॉन्ड हैं, ठीक है, उसको उसका हाइब्रिडाइजेशन काउंट करने के लिए यूज़ किया जाता है। हमने कहा कि अगर कार्बन के ऊपर 4 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा मतलब सिंगल बॉन्ड, अगर 4 सिंगल बॉन्ड है तो हम कहेंगे कि 1 2 3 4 sp3 की हाइब्रिडाइजेशन हो जाएगी। अगर किसी कार्बन के ऊपर 3 सिग्मा बॉन्ड है, सिग्मा जब डबल बॉन्ड होता है तो इसके अंदर हम एक सिग्मा काउंट करते हैं, एक पाई काउंट करते हैं। ठीक है, तो 1 2 3 अगर 3 सिग्मा बॉन्ड प्रेजेंट है तो इसकी हाइब्रिडाइजेशन sp2 हो जाएगी। अगर कुछ ऐसा दे रखा है कार्बन हाइड्रोजन, तो हम कहते हैं इसके अंदर हम लोग 2 पाई काउंट करते हैं, एक सिग्मा काउंट करते हैं। ठीक है, तो 2 पाई बॉन्ड होगा, एक सिग्मा बॉन्ड होगा, तो एक सिग्मा ये, एक सिग्मा ये, तो इसके अंदर 2 सिग्मा था तो 2 सिग्मा हो गया। इसके कारण क्या हुआ, इसकी हाइब्रिडाइजेशन मैंने कही S और P। ठीक है, ये नंबर को काउंट करते हैं, तो 4 है तो 1 और 3, तो 1 + 3 4, इसके अंदर 1 + 2 3 सिग्मा, इसमें 1 + 1 2 सिग्मा। ठीक है, मेरे ख्याल से इतनी बातें समझ, आगे करते हैं। तो हमने कहा कि 2 कंपाउंड और होते हैं, एक होता है हमारा विनाइलिक हैलाइड और एक होता है एराइलिक हैलाइड। ठीक है, तो विनाइलिक हैलाइड से हमारा क्या मतलब है, विनाइलिक हैलाइड बहुत बेसिक सी टर्म है। अगर तो 2 कार्बन विनाइल पोजीशन में अटैच है आपस में, ठीक है, अगर 2 कार्बन विनाइल पोजीशन में अटैच है और उससे कोई हैलोजन अटैच है, ठीक है, तो उसको मैं कहूँगा कि ये विनाइलिक हैलाइड है। सिमिलरली एक होते हैं एराइलिक हैलाइड या बेंजाइलिक हैलाइड। ठीक है, तो मैंने कहा कि अगर कोई हैलोजन डायरेक्टली एक अराइल कंपाउंड से अटैच है, ठीक है, कोई भी हैलोजन डायरेक्टली एक अराइल कंपाउंड से अटैच है तो इसको मैं एराइलिक हैलाइड कहूँगा। एग्जाम्पल के लिए मैंने मान ला कि एक बेंजीन है, इसके साथ एक X अटैच है, मतलब एक हैलोजन अटैच है, तो ये क्या बन जाएगा हमारा, ये बन जाएगा एक एराइलिक हैलाइड। अब 2-3 एग्जाम्पल्स हम देख लेते हैं। ठीक है, हमने कहा कि पहला एग्जाम्पल जो है, ये क्वेश्चन पूछा गया था 2017 का है। ठीक है, क्वेश्चन क्या है
क्वेश्चन ये है कि मान लेते दो कंपाउंड दे रखा गया है, यहाँ पे X और एक कंपाउंड है ये X, ठीक है, आउट ऑफ विच इज ए एग्जाम्पल ऑफ विनाइलिक हैलाइड, ठीक है, इनमें से कौन सा विनाइलिक हैलाइड का एग्जाम्पल है। तो हमने क्या कहा, सबसे पहले तो क्या ये दोनों बेंजीन रिंग हैं, हमने कहा नहीं। क्या ये दोनों एराइल हैं, ठीक है, हमने कहा कि थोड़ा बहुत एराइल मान सकते हैं, लेकिन ये विनाइलिक तो नहीं होंगे। क्यों? क्योंकि ये बेंजीन रिंग भी कम्प्लीटली नहीं है, ठीक है। तो हमने कहा कि ध्यान से देखा जाए, अब इसकी पोजीशन क्या होगी, ध्यान से देखा जाए तो यहाँ पे जो पोजीशन है ये एक कार्बन को छोड़ के है, ठीक है, एक कार्बन को छोड़ पे अटैचमेंट है। एक कार्बन को छोड़ के अटैचमेंट कौन सी पोजीशन होती है, ये होती है एलाइलिक पोजीशन, ठीक है। जबकि जस्ट जो कार्बन विनाइलिक है उसके साथ ही अटैचमेंट हो, ठीक है, यहाँ कार्बन है, यहाँ कार्बन है, ठीक है, इन दोनों कार्बन के साथ ही हैलोजन अटैच है, तो ये कैसा हैलोजन हो गया हमारा, विनाइलिक हैलाइड हो गया, ठीक है। जबकि इसमें मुझे क्या दिख रहा है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, ये कार्बन है, डबल बॉन्ड कहीं एडजेसेंट कार्बन पे अटैच है, तो ये कैसा हो गया, ये हो गया एलाइलिक हैलाइड, ठीक है। तो हमारा आंसर कौन सा हो जाएगा, सेकंड वाला, ठीक है। एक क्वेश्चन और कर लेते हैं, ठीक है। तो क्वेश्चन क्या है, क्वेश्चन ये है, कुछ हमारे पास दो स्ट्रक्चर है, एक है बेंजीन रिंग का जिस पे अटैच है CHCl2, ठीक है, CHCl2। दूसरा कार्बन कुछ ऐसा है जो हमारे पास बेंजीन रिंग है और इसमें कहा गया है CH2CH2Cl, ठीक है। तो हमने कहा इसमें से हमारा जो बेंजाइलिक हैलाइड होगा वो कौन होगा, ठीक है। हमने कहा बेंजाइलिक हैलाइड क्या होते हैं, विच इज़ अप्रॉक्स अटैच्ड विद दी अ बेंजाइल ग्रुप, ठीक है, या एडजेसेंट टू द बेंजाइल ग्रुप, ठीक है। हमने कहा यहाँ देखो ये जो कार्बन है, ठीक है, ये बेंजीन से अटैच है और इसी के साथ में ही हैलोजन अटैच है, तो ये हमारा बेंजाइलिक हो जाएगा। जैसे जबकि इसमें देखा जाए तो हमने कहा इसके साथ वाला जो कार्बन है वो अटैच है, मतलब एडजेसेंट वाला अटैच है, तो ये विनाइलिक ये एलाइलिक हो जाएगा, बेंजाइलिक नहीं होगा, ठीक है। तो इतनी बातें क्लियर है। अब हम शुरू करने वाले हैं न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन का सबसे पहले मतलब क्या होता है, ठीक है। तो हम कहते हैं कि जब कोई एटम या ग्रुप, ठीक है, व्हेन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, रिप्लेस्ड बाय अ न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक रिएक्शन, ठीक है। लेकिन ये जो वर्ड है सब्स्टिट्यूशन, इसका क्या मतलब है, ठीक है। तो हमने कहा कि व्हेन एन एटम और ग्रुप इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन। बस कंडीशन क्या होनी चाहिए, कंडीशन ये होनी चाहिए कि जो हमारा न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है, मतलब लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल शुड बी रिप्लेस्ड बाय द मोर रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल, इज रिप्लेस्ड बाय न्यूक्लियोफाइल, इट इज़ कॉल्ड न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन, ठीक है। मैंने कहा कि एग्जांपल दे देते हैं, ठीक है। मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, यहाँ कार्बन है, कार्बन के साथ कोई एक कंपाउंड अटैच है, मान लेते हैं कि हेलोजन अटैच था, ठीक है। इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेक्ट, ठीक है, इसको हम कहते हैं सबस्ट्रेक्ट। अब कार्बन के पास ऑफ कोर्स 3 हाइड्रोजन अवेलेबल हो सकते हैं, ठीक है। यहाँ पे कोई न्यूक्लियोफाइल अटैच होने के लिए आया, हम Z को न्यूक्लियोफाइल से रिप्रेजेंट करेंगे। न्यूक्लियोफाइल कौन होते हैं, इलेक्ट्रॉन रिच या इलेक्ट्रॉन डेफिशिएंट। ऑफ कोर्स सर जो न्यूक्लियोफाइल होंगे वो न्यूक्लियस लविंग होंगे, मतलब पॉजिटिव चार्ज लविंग होंगे। तो जिनके पास नेगेटिव चार्ज ज़्यादा प्रेजेंट है ऑफ कोर्स वही न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो यहाँ न्यूक्लियोफाइल अटैक करने के लिए आता है, ठीक है। अब मैं बात करूँ कार्बन और हेलोजन के अंदर की, तो कार्बन पे पॉजिटिव चार्ज होगा और हेलोजन पे नेगेटिव चार्ज होगा। जो हमारा न्यूक्लियोफाइल आ रहा है ऑफ कोर्स उसके ऊपर तो नेगेटिव चार्ज ही होगा, तो ये किस पे अटैक करेगा। तो सर बहुत बेसिक सी बात है कि ये उस पर अटैक करना चाहेगा जहाँ पे पॉजिटिव चार्ज हो, ठीक है। तो ये अटैक करेगा पॉजिटिव चार्ज को। अब कार्बन के पास पहले से नेगेटिव है तो ये इसको रिप्लेस क्यों करेगा, जब उसको
उससे भी अच्छा एक नेगेटिव चार्ज मिल रहा हो जो उसको और ज़्यादा स्टेबल बना दे, तो वो उसकी अटैचमेंट करवा देगा। मतलब कि मोर न्यूक्लियोफिलिक विल रिप्लेस लेस न्यूक्लियोफिलिक, ठीक है। तो इसको हम कहेंगे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन, रिप्लेसमेंट को सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन कह सकते हैं, ठीक है। तो हमने कहा जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा, कार्बन और कार्बन के साथ जो अटैच करेगा वो हो जाएगा Z, ठीक है, और ये प्रोडक्ट हो जाएगा। प्लस जो लेस रिएक्टिव न्यूक्लियोफाइल है वो यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा। तो जो X है हमारा, ठीक है, जो X है हमारा वो एक लिविंग ग्रुप की तरह काम करेगा, ठीक है। तो हम कह सकते हैं, ठीक है, कि when a strong nucleophile attack on carbon, when a strong nucleophile attack on carbon, then weak nucleophile or halide ion will displace, then weak nucleophile or halide ion will displace and act as living group, and act as लिविंग ग्रुप। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई होंगी। अब हम बात करते हैं फटाफट से कुछ रिएक्शंस की, ठीक है। हमने कहा मान लिया जाए कि हमारा जो कंपाउंड है, ठीक है, जो हमारा कंपाउंड है वो है RX, क्या है RX, ठीक है। अभी हम आगे चल के R और X को कुछ एक नाम दे देंगे। तो अभी के लिए हम सारे क्वेश्चंस के अंदर में जो R है, ठीक है, जो R है उसको CH3 मानने वाले हैं, ठीक है, जो R है उसको CH3 मानने वाले हैं, और जो X है हमारा उसको हम मेनली केसेस में क्या मानने वाले हैं, मेनली केसेस में हम उसको क्लोरीन मानने वाले हैं, ठीक है। तो शुरू करते हैं। तो हमने कहा ये एक कंपाउंड था RX जिसमें हम R को अभी के लिए CH3 मानने वाले हैं और जो X है उसको Cl मानने वाले हैं, ठीक है। अब इसके कई सारे न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन करवा के देखेंगे, ठीक है। सॉरी, हमने कहा कि इसके रिएक्शन शुरू करवाते हैं। सबसे पहले जब इसका रिएक्शन मैंने करवाया होगा, किसके साथ इसका रिएक्शन करवाया होगा मैंने, एक्वस KOH के साथ। ध्यान रखना है एक्वस KOH और एल्कोहलिक KOH बिल्कुल अलग अलग रिएक्शन करते हैं। जब मैंने एक्वस KOH के साथ रिएक्शन करवाया तो मुझे सबसे पहले रिएक्शन के अंदर कुछ 4-5 बातें पता होनी चाहिए, ठीक है। उसके बाद यहाँ दोबारा आते हैं, ठीक है। क्या क्या पता होनी चाहिए कि सबसे पहले रिएक्शन के अंदर रिएक्टेंट कौन है, ठीक है। रिएक्टेंट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि रिएजेंट कौन है, ठीक है। रिएजेंट पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि न्यूक्लियोफाइल कौन है, ठीक है। न्यूक्लियोफाइल पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए लिविंग ग्रुप कौन है। लिविंग ग्रुप पता होने के बाद हमें पता होना चाहिए कि प्रोडक्ट कौन है, ठीक है। और प्रोडक्ट पता होने के बाद हमें ये भी पता होना चाहिए कि ये टाइप ऑफ रिएक्शन क्या है, ठीक है। तो 1 बाय 1 हम शुरू करते हैं। तो हमने कहा कि अभी सारे के सारे रिएक्शन के लिए हम रिएक्टेंट अपना CH3Cl को ही मानने वाले हैं, ठीक है। CH3Cl को मानने वाले हैं। हमारा CH3Cl किसके साथ रिएक्ट कर रहा है, CH3Cl हमारा रिएक्ट कर रहा है एक्वस KOH के साथ, एक्वस KOH के साथ। अब KOH की बात की जाए तो इसके अंदर 2 चार्ज होंगे, एक तो पॉजिटिव चार्ज होगा और एक तो नेगेटिव चार्ज होगा। जिसके ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा वो हमारे न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, क्योंकि लोन पेयर तो होना चाहिए ना न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करने के लिए नेगेटिव चार्ज। तो मैंने कहा जो हमारा OH नेगेटिव है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल की तरह बिहेव करेगा, ठीक है। तो मुझे इतनी बात क्लियर हो गई है कि न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन में जो मूवमेंट होने वाली है वो किसकी होने वाली है, वो OH की होने वाली है। किसके ऊपर, सिर्फ कॉस कार्बन के ऊपर, ये R ग्रुप के साथ। और वो किसको रिप्लेस करने वाला है, वो हमारे इस हैलाइड ग्रुप को रिप्लेस करने वाला है। मतलब जो हमारा हैलाइड ग्रुप है या जो X है वो एज ए लिविंग ग्रुप की तरह काम करने वाला है। जब ये रिप्लेस हो जाएगा तो क्या बनेगा, हमने कहा सर R के साथ OH बन जाएगा, प्लस जो लिविंग ग्रुप है, ठीक है, जो लिविंग ग्रुप है
हमारा x बाहर चला जाएगा और वो x के ऊपर नेगेटिव चार्ज होगा तो उससे k अटैच हो जाएगा तो kx बन जाएगा, ठीक है। या दूसरी भाषा में मैं कहूँ कि मैंने अपने r को CH3 माना था तो मैं लिख सकता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट बना वो बना CH3OH और जो दूसरा बना वो बना प्लस KCl, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जो लिविंग ग्रुप था वो था Cl नेगेटिव, जो प्रोडक्ट बना वो बना CH3OH। अब इससे OH ग्रुप अटैच है इसलिए जो हमारा प्रोडक्ट का टाइप है वो एल्कोहल हो जाएगा, ठीक है। मे भी इतनी बातें क्लियर है। अब जितने भी होंगे हम इसी पैटर्न में करने वाले हैं, ठीक है। अब बाकी का पैटर्न होमवर्क होगा तो हम फटाफट से रिएक्शन शुरू करते हैं। हमने कहा एक्वस KOH का रिएक्शन तो हमें क्लियर हो गया। अब अगर इसी सेम का हम रिएक्शन करवा देते किसके साथ, KCN के साथ। कौन सा KCN सर, अल्कोहलिक KCN के साथ, ठीक है। तो अल्कोहलिक KCN से करवाएंगे वही सेम बात, K पे पॉजिटिव चार्ज आएगा, CN पे नेगेटिव चार्ज आ जाएगा। CN जो है वो अटैक करेगा CH3 के ऊपर, ठीक है। CN अटैच करेगा CH3 के ऊपर और जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3CN प्लस हमारा यहाँ से K बाहर चला जाएगा जो कि Cl के साथ कंपाउंड होगा। क्यों? क्योंकि Cl एज ए लिविंग ग्रुप काम करने वाला है तो CH3CN प्लस KCl का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलर मैंने कहा एक और रिएक्शन यहाँ मैं करवा दूँ, अगर मैं कह सकता हूँ कि AgCN से रिएक्शन करवा दिया जाए, ठीक है। AgCN से रिएक्शन करवा दिया जाए। अब मुझे क्या पता है कि KCN और AgCN, ठीक है, अगर जो KCN है वो डायरेक्ट कंपाउंड बनाता है तो जो AgCN है वो उसका इन्वर्स बनाएगा, ठीक है। इन्वर्स बनाएगा मतलब आइसो कंपाउंड्स बनाता है, ठीक है। क्या मतलब है? मतलब ये है कि यहाँ पे जो CN है वो अटैच करेगा, हेलोजन को रिमूव कर देगा एज ए लिविंग ग्रुप, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3, CN बनना चाहिए था लेकिन इसका आइसो मतलब CN की जगह पे NC, ठीक है। और ये जितने भी हैं वो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल के साथ ही ये रिएक्शन कर पाते हैं, ठीक है, AgCN वाले। क्यों? क्योंकि जो एम्बिडेंटेड न्यूक्लियोफाइल हैं, ठीक है, वही दोनों साइड से अटैचमेंट कर सकते हैं, ठीक है। नॉर्मल तो अटैच कर नहीं पाएंगे। तो CH3NC प्लस इससे जो बचा है वो Ag लिविंग ग्रुप Cl है तो प्लस AgCl का फॉर्मेशन हो जाएगा। एक और मैंने रिएक्शन कहा, मान लेते हैं कि जो अगला रिएक्शन होता है वो होता है KNO2 का, ठीक है। अगला रिएक्शन होता है वो होता है KNO2 का, ठीक है। तो वही मुझे पता है, इसके ऊपर पॉजिटिव चार्ज, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज, तो अटैचमेंट NO2 की होने वाली है। तो हमारा जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा CH3NO2, ठीक है, प्लस जो बाय प्रोडक्ट बन जाएगा वो KCl बन जाएगा। और अगर इसी का मैं रिएक्शन करवा दूँ AgNO2 के साथ, ठीक है, AgNO2 के साथ, तो वही सेम होगा CH3 के साथ। अब हमने कहा कि रिप्लेस हो जाएगा तो NO2 की जगह पे ONO की अटैचमेंट हो जाएगी, ठीक है। सॉरी, इधर उल्टा लिख दिया मैंने, यहाँ पे K के साथ ऐसा होता है, ठीक है, यहाँ उल्टा लिख दिया, ठीक। हाँ, तो यहाँ पे जो बनेगा वो बन जाएगा CH3NO2 प्लस KCl और यहाँ पे जब KNO2 के साथ रिएक्शन होगा तो ये बन जाएगा CH3ONO। अब वैलेंसी कंप्लीट करनी है नाइट्रोजन की 3 बॉन्डिंग, तो मैं लिख सकता हूँ CH3ON डबल बॉन्ड O। इन सब का नेम क्या होगा वो मुझे कमेंट सेक्शन में बताना है, ठीक है। आगे मैं कुछ और रिएक्शंस अगर करवाना चाहूँ इसकी तो मैं क्या लिख सकता हूँ, मैंने कहा कि अब एक और रिएक्शन करवाते हैं, ठीक है। इसका रिएक्शन करवा देते हैं हम लोग NaI के साथ, ठीक है, सोडियम आयोडाइड के साथ। जब सोडियम आयोडाइड के साथ करवाए तो वही सेम, सोडियम पॉजिटिव है, आयोडीन नेगेटिव है, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा R और यहाँ पे लग जाएगा I प्लस यहाँ जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा NaCl, ठीक है। अब अगर यहाँ ध्यान से देखूँ मैं तो यहाँ पे पहले से ही हेलोजन अटैच था और यहाँ पे भी पहले से ही एक हेलोजन अटैच था। तो ये जो रिएक्शन हुआ ये हुआ हेलोजन एक्सचेंज से, ठीक है। कौन सा रिएक्शन था? हेलोजन एक्सचेंज से रिएक्शन हुआ, ठीक है। तो जब आयोडीन की रिप्लेसमेंट करवानी हो या फ्लोरीन की रिप्लेसमेंट करवानी हो तो ये होता है विद द हेल्प ऑफ हेलोजन एक्सचेंज मेथड। और इस रिएक्शन को हम लोग फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन भी कहते हैं। क्या कहते हैं? फ्रीडल क्राफ्ट रिएक्शन, ठीक है। आगे बढ़ते हैं। हमने कहा कि एक और रिएक्शन करवा दिया जाए NH3 के साथ, ठीक है। तो अगला रिएक्शन मैंने करवा दिया NH3 के साथ। अब NH3 में मैं क्या कह सकता हूँ कि NH3 में किसको हेलोजन बनाया जाए, क्योंकि नाइट्रोजन और हाइड्रोजन के ऊपर नाइट्रोजन पे नेगेटिव चार्ज और हाइड्रोजन में पॉजिटिव चार्ज है। तो मैंने कहा ऐसा कर सकते हैं कि मैं लिखता हूँ कि नाइट्रोजन में 2 हाइड्रोजन और एक साथ में एक हाइड्रोजन लगा होगा, ठीक है। तो हाइड्रोजन
यहाँ से रिप्लेस हो जाएगा और जो NH2 है वो एज ए न्यूक्लियोफाइल काम कर रहा होगा, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा R के साथ NH2 अटैच हो जाएगा, R के साथ NH2 अटैच हो जाएगा, प्लस जो मेरा लिविंग ग्रुप है मतलब क्लोरीन है वो हाइड्रोजन के साथ कंबाइन करके HCl का फॉर्मेशन कर लेगा, ठीक है। एंड सो ऑन कुछ और रिएक्शंस NCERT के पेज नंबर 170 पे है, जिसको प्रैक्टिस करना है। NCERT 170 पे इसी सेम टाइप के सेम मैकेनिज्म के साथ क्वेश्चंस करने हैं, और इस मैकेनिज्म को सॉल्व करने के बाद ये चार्ट जरूर से फिल करना है। एक और एग्जांपल मैं दे देता हूँ। जैसे मैंने कहा कि रिएक्टेंट हमारा वही सेम था, CH3Cl ही था, ठीक है। रिएक्टेंट हमारा बिल्कुल सेम था, CH3Cl ही था। एक मिनट, हाँ, तो हमने कहा रिएक्टेंट हमारा CH3Cl था। अगर इसका रिएक्शन करा दिया गया, रिएक्टेंट मतलब Na के साथ करवा दिया गया, तो सोडियम आयोडाइड के अंदर न्यूक्लियोफाइल क्या था? I नेगेटिव न्यूक्लियोफाइल था, ठीक है। लिविंग ग्रुप कौन सा था सर? यहाँ से क्लोरीन नेगेटिव ही लिविंग ग्रुप बनेगा। जो प्रोडक्ट बनेगा वो क्या बन जाएगा? वो प्रोडक्ट बन जाएगा CH3I। और टाइप ऑफ रिएक्शन कैसा होगा? तो हमने कहा हेलोजन अटैच है तो हेलाइड होगा हमारा टाइप ऑफ रिएक्शन, ठीक है। तो ये चार्ट जरूर से बनाना है, एक आइडिया लग जाएगा हमें फटाफट से कि रिएक्शन करना किस तरीके से है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्लियर हो चुका है, ठीक है। अब आगे बात करते हैं हम लोग, तो न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन क्या होता है? न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन मैकेनिज्म, हम दो मैकेनिज्म की बात करने वाले हैं, SN1 और SN2 रिएक्शन। पहले बात करते हैं SN2 रिएक्शन की, ठीक है। SN2 वर्ड का मतलब क्या होता है? SN2 वर्ड का मतलब होता है कि जहाँ पे जो दोनों रिएक्शंस है, मतलब ब्रेकिंग ऑफ बॉन्ड और फॉर्मेशन ऑफ बॉन्ड, वो सिंगल स्टेप के अंदर होता है, कोई भी इंटरमीडिएट या क्या बोल सकते हैं, कार्बो कैटाइन फॉर्मेशन नहीं होता, कार्बो एनाइन फॉर्मेशन नहीं होता है, ठीक है। तो जब भी इंटरमीडिएट कार्बो एनाइन टाइप का नहीं बनता है, या सिंगल स्टेप में हो जाता है, तो मैं कहता हूँ कि एक ऐसा रिएक्शन है बाय मॉलिक्यूलर रिएक्शन है, ठीक है। फटाफट शुरू करते हैं। मैंने कहा मान लेते हैं कि कोई कंपाउंड है, जैसे CH3Cl ले लिया जाए, ठीक है। जैसे CH3Cl ले लिया जाए और इसका रिएक्शन करा दिया जाए किसी भी एक रिएजन के साथ, ठीक है। मैंने कहा मान लेते हैं कि KOH ले लिया जाए। अब KOH का न्यूक्लियोफाइल कौन है? OH नेगेटिव होगा, ठीक है। जब रिएक्शन होगा तो क्या बनेगा, ठीक है। तो जब रिएक्शन होगा तो हमने कहा कि OH रिएक्ट करेगा, मतलब जो OH नेगेटिव है ये कार्बन पे अटैक करेगा, जो क्लोरीन है वो एज ए लिविंग ग्रुप बाहर चला जाएगा, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा CH3OH प्लस जो Cl नेगेटिव है वो एज ए लिविंग ग्रुप काम करेगा। अब अगर इसी चीज़ का मैं मैकेनिज़्म देखूं कि एक्चुअली में ये हो कैसे रहा है, तो मैं क्या कह सकता हूँ? मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा कार्बन है, ठीक है, जो हमारा कार्बन है वो कुछ ऐसा, इसके ऊपर कितने हाइड्रोजन अटैच होंगे? इनके ऊपर अटैच होंगे 3 हाइड्रोजन, 1 2 3, और इसके साथ में अटैच होगा कौन? एक क्लोरीन, ठीक है। इस पे जो अटैक करने आएगा वो कौन अटैक करने आएगा? वो अटैक करने वाला आएगा OH नेगेटिव, ठीक। कौन अटैक करेगा? OH नेगेटिव, ठीक है। अब जो OH है वो मेनली कहाँ अटैक करना पसंद करेगा? ठीक है, जहाँ पे ज़्यादा पॉजिटिव चार्ज प्रेजेंट हो, ठीक है। मतलब मेनली जो अटैक होता है वो इस साइड से ना होकर ऑपोजिट साइड से होता है, ठीक है। मतलब वो कार्बन कहीं यहाँ से अटैक करना पसंद करता है, ठीक है, ताकि एक जगह से बॉन्ड का फॉर्मेशन होता रहे और एक साइड से बॉन्ड का ब्रेकडाउन होता रहे। तो मैंने कहा कि कुछ ऐसा हो रहा होगा, अगर मैं एक इंटरमीडिएट बनाऊँ तो, ठीक है। तो कुछ ऐसा होगा, कार्बन से जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो टूटना शुरू कर देगा, ठीक है। कार्बन से जो क्लोरीन का बॉन्ड है वो टूटना शुरू कर देगा, ठीक है। हाइड्रोजन की हल्की से शिफ्टिंग हो जाएगी, और यहाँ पे जो OH का बॉन्ड है वो फॉर्म होना शुरू हो जाएगा, ठीक है। तो मैं कहूँ कुछ ऐसा कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अब ऐसे कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होने के बाद से क्या होगा, ठीक है, इसके बाद होगा कुछ ऐसा कि यहाँ से जो क्लोरीन है, ठीक है, यहाँ से जो क्लोरीन है वो बाहर चला जाएगा, ठीक है। यहाँ से जो क्लोरीन है वो बाहर चला गया, और जो कंपाउंड बना वो कुछ ऐसा बन गया, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, और साथ में जो अटैच हुआ वो बन गया OH प्लस Cl नेगेटिव, ठीक है। अगर मैं इसका डायग्रामेटिक व्यू देखूं, ठीक है, अगर इसका मैं डायग्रामेटिक व्यू देखूं तो कैसा होगा? मैंने कहा जो हमारा कार्बन है कुछ सेंटर में ऐसे अटैच है, ठीक है। कार्बन हमारा सेंटर में अटैच है, इसके साथ में 3 हाइड्रोजन के कंपाउंड लगे हुए हैं छोटे छोटे, ठीक है। 1 हाइड्रोजन, 2 हाइड्रोजन और 3 हाइड्रोजन,
ठीक है, जबकि इसके साथ में एक हैलोजन अटैच है। ठीक है, इसके साथ में एक हैलोजन अटैच है। ठीक है, इसने रिएक्शन किया एक हमारे न्यूक्लियोफाइल के साथ। ठीक है, इसने एक न्यूक्लियोफाइल के साथ रिएक्शन किया जो कि क्या है, एक ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है। ठीक है, जो एक ऑक्सीजन का और एक हाइड्रोजन का कॉम्बिनेशन है, OH नेगेटिव का। ठीक है, जब रिएक्शन हुआ तो एक कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन हुआ होगा। ठीक है, तो कॉम्प्लेक्स क्या बना होगा, कॉम्प्लेक्स कुछ ऐसा बना होगा कि ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, ये कार्बन का स्ट्रक्चर है, एक मिनट, हाँ यहाँ कहीं, तो इस कार्बन में जो हाइड्रोजन है वो हल्के शिफ्ट हो जाएंगे। ठीक है, जो हाइड्रोजन है वो हल्के शिफ्ट हो जाएंगे, कुछ ऐसे आ जाएंगे। ठीक, कुछ हाइड्रोजन ऐसे शिफ्ट हो जाएंगे और जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है वो कहीं यहाँ अटैच होना शुरू हो जाएगा। ठीक है, जो हमारा अटैकिंग रिएजेंट है कहीं यहाँ अटैच होना शुरू हो जाएगा। मैं ऐसा दिखा सकता हूँ कि ऐसे अटैचमेंट हो रही होगी। और यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच होगा, O और H। ठीक है, यहाँ पे भी कुछ डॉट्स हम दिखा सकते हैं। इसका ब्रेकडाउन हो रहा होगा और उसका फॉर्मेशन हो रहा होगा। ठीक है, उसके बाद जो नया प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, जो नया प्रोडक्ट बनेगा वो कुछ ऐसा बनेगा, वो कुछ ऐसा बनेगा। ठीक, ऐसा हमने कहा कि यहाँ से जो हेलोजन है ये तो लीव कर गया क्योंकि एज ए लिविंग ग्रुप काम कर रहा था, तो हमने कहा प्लस एक ग्रीन डॉट का फॉर्मेशन करेंगे जो कि क्लोरीन है, जो कि अब स्ट्रक्चर से बाहर हो चुका है। ठीक है, उसके बाद इस हेलोजन के आने के कारण जो स्ट्रक्चर है ये थोड़ा सा और टिल्ट हो गया होगा। ठीक है, तो जो हाइड्रोजन है वो कुछ ऐसे बन जाएगा। ठीक है, तो अगर मैं ध्यान से देखूँ तो यहाँ के मुकाबले में यहाँ पे बिल्कुल स्ट्रक्चर बिल्कुल उल्टा हो चुका है। ठीक है, तो मैं कहता हूँ कि इन SN2 रिएक्शन हमें क्या देखने को मिलता है, SN2 रिएक्शन में हमें इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है, इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन देखने को मिलता है। ठीक है, क्या इतनी बातें क्लियर है? ठीक है, हमने कहा कि अब कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। ठीक है, कुछ और बेसिक बातें जान लेते हैं इसके बारे में। तो क्या क्या हमने देखा इस पूरे स्टेप के अंदर? सबसे पहले तो हमने देखा कि ये जो रिएक्शन है, ठीक है, ये रिएक्शन 1 स्टेप के अंदर कैरी आउट हो जाता है। ठीक है, इसके अंदर किसी भी टाइप का ट्रांजिशन स्टेट का फॉर्मेशन नहीं होता है। दूसरा हमने देखा इसके अंदर कि इसके अंदर इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है। ठीक है, तीसरा हमने देखा कि ये एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है। ठीक है, चौथी बात जो बहुत इंपॉर्टेंट है हमें जाननी चाहिए कि ये जो रिएक्शन होता है ये पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट के अंदर होता है। पोलर अप्रोटिक सॉल्वेंट जैसे कि एसीटोन के अंदर हो जाएगा, एसीटोन नाइट्राइल के अंदर हो जाएगा, DMF के अंदर हो जाएगा, DMSO के अंदर हो जाएगा। ठीक है, तो इन सब चीज़ों के अंदर होता है। और ये जो रेट ऑफ रिएक्शन होता है ये जितना ही ज़्यादा 1 डिग्री का स्ट्रक्चर होगा वहाँ ज़्यादा फास्टेस्ट होगा। मतलब 1 डिग्री में सबसे तेज़, फिर 2 डिग्री में, फिर 3 डिग्री। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अच्छा, और भी इनके जो डिफरेंस है अभी हम आगे डिस्कस करेंगे। पहले SN2 का स्ट्रक्चर के बाद SN1 डिस्कस कर लेते हैं, ठीक, फिर दोनों का कंपैरिजन वीडियो एक बना लेंगे। अब हमने कहा कि SN1 रिएक्शन की बात कीजिए। ठीक है, SN1 रिएक्शन की बात कीजिए। तो SN1 रिएक्शन में हमने क्या कहा कि ये सिंगल स्टेप में नहीं होता है, ये डबल स्टेप का रिएक्शन होता है। ठीक है, डबल स्टेप के रिएक्शन का मतलब क्या है कि मैंने मान लिया कि हमारे पास कोई कंपाउंड है, जैसे कार्बन है, इस कार्बन पे 3 CH3 के एटम अटैच है। ठीक है, CH3 और CH3। ठीक है, और इसके साथ में कोई एक हैलोजन अटैच है, एज्यूम कर लेते हैं ब्रोमीन अटैच है। ठीक है, और यहाँ पे एक न्यूक्लियोफाइल आया OH नेगेटिव का। ठीक है, तो जब न्यूक्लियोफाइल अटैच करेगा तो जो हमारा कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, हम कहेंगे कि ब्रोमीन रिप्लेस हो जाएगा और उस जगह पे कौन आके अटैच हो जाएगा, उसकी जगह पे OH आके अटैच हो जाएगा। तो CH3 और OH बन जाएगा, प्लस जो Br नेगेटिव है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिएक्शन से बाहर चला जाएगा। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है? अगर इसका मैं मैकेनिज़्म देखूं
तो हम कहेंगे कि ये पूरा का पूरा जो स्टेप है वो सिंगल स्टेप में नहीं हो रहा होगा, 2 स्टेप में हो रहा होगा, ठीक है। तो इसलिए हम इसको क्या कहते हैं, इसको कहते हैं हम लोग यूनिमॉलिक्यूलर रिएक्शन। यूनिमॉलिक्यूलर क्यों? क्योंकि एक बार में एक ही स्टेप कंप्लीट हो रहा है, ठीक है, जबकि यहाँ पे एक बार में दोनों स्टेप्स कंप्लीट हो गए, इसलिए इसको हमने बायमॉलिक्यूलर रिएक्शन कहा, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। चलो रिएक्शन शुरू करते हैं। हमने कहा कि अगर इस स्ट्रक्चर को लिया जाए, ठीक है, अगर इस स्ट्रक्चर को लिया जाए यहाँ पे तो कुछ ऐसा है। अब फर्स्ट स्टेप के अंदर क्या होगा? फर्स्ट स्टेप के अंदर हमने कहा कि इसके अंदर से ब्रोमीन सबसे पहले तो इससे बाहर जाएगा, ठीक है। सबसे पहले तो इसके अंदर से ब्रोमीन बाहर जाएगा। क्यों? क्योंकि जब OH नेगेटिव अटैक करने वाला होता है तो वो अपना कोई भी कंपाउंड है, जैसे मान लेते हैं कि KOH होता है, वो अपना K इसको देता है, तो उस K से अटैच होने के लिए ब्रोमीन जाता है, ठीक है, क्योंकि K ज़्यादा पॉजिटिव है, ठीक है। तो सबसे पहले इससे ब्रोमीन रिलीज होता है, तो ये हमारा पहला स्टेप होता है, स्टेप 1, ठीक है। इस स्टेप 1 में क्या हुआ? हमने कहा कार्बन CH3 और CH3 बना, और यहाँ पे एक पॉजिटिव चार्ज क्रिएट हो गया, प्लस जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन से बाहर चला गया, ठीक है। जो ब्रोमीन है वो रिएक्शन से बाहर चला गया। अब ब्रोमीन जैसे ही बाहर जाएगा उसके बाद सेकंड स्टेप होगा, ठीक है। सेकंड स्टेप में क्या होगा? सेकंड स्टेप में होगा कुछ ऐसा कि जो हमारा कंपाउंड बना है, इसके साथ में हमारा OH रिएक्ट करेगा, ठीक है। तो इसके साथ में हमारा OH नेगेटिव रिएक्ट करेगा, और OH नेगेटिव रिएक्ट करने के कारण क्या होगा? ये स्टेप 2 में होगा, यहाँ पे इस पोजीशन पे अटैच हो जाएगा, ठीक। तो यहाँ स्टेप 2 में ये अटैच हो जाएगा, और जो कंपाउंड बन जाएगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, कार्बन CH3, ठीक है, और यहाँ पे OH अटैच हो जाएगा, ठीक है। तो हमने कहा ये 2 स्टेप के अंदर रिएक्शन हुआ, ठीक है, जिसमें से कि जो स्टेप 1 है, ठीक है, स्टेप 1 को हमने कहा कि ये स्लोएस्ट स्टेप है, ठीक है, और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है, ठीक है। तो स्टेप 1 जो है वो स्लोएस्ट स्टेप है और रेट डिटरमाइनिंग स्टेप है। अब इन दोनों के बीच में एक डिफरेंस देख लेते हैं कि SN1 में और SN2 में क्या डिफरेंस होता है, ठीक है। SN1 में और SN2 में डिफरेंस देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा इधर SN1 लिखते हैं और इधर SN2 लिखते हैं, ठीक। तो फटाफट से हम करते हैं। पहली बात हमने कहा कि जो हमारा SN1 रिएक्शन है, ठीक है, SN1 रिएक्शन है, ये एक फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है। कैसा रिएक्शन है ये? SN1 फर्स्ट ऑर्डर रिएक्शन है, जबकि जो हमारा SN2 है वो एक सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। SN2 हमारा सेकेंड ऑर्डर रिएक्शन है, ठीक है। दूसरी बात हम करते हैं कि जो हमारा SN1 है, ठीक है, वो कैसा रिएक्शन है, ठीक है। जो हमारा SN1 है वो 2 स्टेप्स के अंदर कंप्लीट होता है, ठीक है। तो ये 2 स्टेप्स में कंप्लीट होता है, ठीक है। ये हम कह सकते हैं टेक प्लेस इन 2 स्टेप्स, ठीक है, थ्रू कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट, ठीक है, थ्रू कार्बोकैटायन एज इंटरमीडिएट। जबकि हम SN1 की बात करते हैं तो हमने कहा कि ये सिंगल स्टेप में कंप्लीट होता है, और कोई भी कार्बोकैटायन का फॉर्मेशन नहीं होता, ठीक है, एंड नो इंटरमीडिएट फॉर्मेशन कह सकते हैं, या नो ट्रांजिशन स्टेट कह सकते हैं, ठीक है। ऑफकोर्स इंटरमीडिएट बनता है, लेकिन वो जो इंटरमीडिएट होता है वो बहुत ही थोड़े टाइम के लिए होता है, तो हम कह सकते हैं कि कोई ट्रांजिशन स्टेट नहीं होता, ठीक है, जिस पे वो एक कुछ पर्टिकुलर सेकंड्स के लिए रुकता है फिर आगे चलता है, ठीक है। बहुत इंस्टेंट रिएक्शन हो जाता है, ठीक है। आगे की बात करें तो हमने कहा कि जनरली जो SN1 रिएक्शन है, ठीक है, ये होता है इन पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है, पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब मैं पोलर प्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो यहाँ पे मैं किन किन सॉल्वेंट्स की बात कर रहा हूँ, ठीक है।
इनमें मैं बात करता हूँ एग्जांपल के लिए वाटर ले सकते हैं हम लोग, ठीक है, अल्कोहल ले सकते हैं, एसिटिक एसिड ले सकते हैं। तो इन सब के अंदर जो हमारा SN1 रिएक्शन है वो मेनली होता है, जबकि जो SN2 रिएक्शन की बात की जाए तो ये होता है इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, इन पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट, ठीक है। जब मैं पोलर एप्रोटिक सॉल्वेंट की बात करता हूँ तो मैं इनमें किन किन के नाम ले सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि इसके अंदर हमारा एसीटोन आ गया, DMF आ गया, ठीक है, या DMSO ले सकते हैं, ठीक है, एक्सेट्रा। अगली बात अगर मैं करना चाहूँ तो जो हमारा SN1 है इसमें रेट ऑफ रिएक्शन क्या होगा, हम कहेंगे कि रेट ऑफ रिएक्शन में जितना ही ज़्यादा स्ट्रक्चर कॉम्प्लेक्स होगा, ठीक है, उतना ही चांसेस है कि उसके अंदर जो कार्बोकैटाइन होगा वो उतना स्टेबल होगा, ठीक है। तो 3 डिग्री 2 डिग्री 1 डिग्री रेट ऑफ रिएक्शन होता है, जबकि इसके अंदर जब हम रेट की बात करते हो तो ये 1 डिग्री 2 डिग्री और 3 डिग्री होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अच्छा, एक और बहुत इंपॉर्टेंट बात है कि जो हमारी SN2 रिएक्शन है, जो हमारी SN1 रिएक्शन है, ये प्रोसीड करती है विद वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, टेंड टू प्रोसीड विद वीक न्यूक्लियोफाइल, ठीक है, जबकि ये प्रोसीड ज़्यादातर स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल के साथ करना पसंद करता है, ठीक है, सेम विद स्ट्रॉन्ग न्यूक्लियोफाइल, ठीक है। आगे बात करें अगर हम, तो हम कहते हैं कि जो SN1 रिएक्शन है इसके अंदर मेनली रेसमाइजेशन होता है, ठीक है, रेसमाइजेशन टेक प्लेस। रेसमाइजेशन का मतलब क्या होता है, रेसमाइजेशन का मतलब होता है कि जहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन दोनों हो रहा हो, ठीक है, तो जहाँ पे इन्वर्जन और रिटेंशन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन दोनों एक साथ में हो रहा हो उसको रेसमाइजेशन होता कहते हैं हम लोग। और SN2 में हम अभी देख के आए हैं कि यहाँ पे क्या होता है, यहाँ पे इन्वर्जन ऑफ कॉन्फ़िगरेशन होता है, तो यहाँ पे इन्वर्जन टेक प्लेस, ठीक है। मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर हो गई हैं, ठीक है। अब इसके बाद से हम लोग कुछ प्रिपरेशन वाली रिएक्शंस करने वाले हैं। एक और इम्पॉर्टेंट बात जो हमें बतानी है कि एक सिमिलैरिटी होती है SN1 और SN2 के बीच में। वो सिमिलैरिटी क्या होती है कि दोनों के दोनों SN1 और SN2 वाले सेम ऑर्डर फॉलो करते हैं हैलोजन के साथ, मतलब ये RI RBr RCl और RF, ठीक है, ये वाला ऑर्डर फॉलो करते हैं रिएक्टिविटी के लिए, ठीक है। अब सबसे ज़्यादा RI क्यों होता है, क्योंकि हमें पता है कि जो आयोडीन का साइज़ है वो बहुत ज़्यादा होता है, ठीक है। तो बहुत ज़्यादा साइज़ होने के कारण क्या होता है कि जो बॉन्ड है वो इजीली ब्रेक हो जाता है, बॉन्ड ब्रेक करने के लिए बहुत ज़्यादा एनर्जी की रिक्वायरमेंट नहीं पड़ती है। लेकिन जैसे जैसे साइज़ छोटा होता जाता है वैसे ही जो स्ट्रक्चर है वो और कॉम्प्लेक्स बनते जाते हैं, और कॉम्प्लेक्स स्ट्रक्चर फॉर्मेशन होने के कारण क्या होता है कि बॉन्ड को ब्रेक करने के लिए ज़्यादा से ज़्यादा एनर्जी हमें अप्लाई करनी पड़ती है, ठीक है। तो मेरे ख्याल से इतनी बातें क्लियर है। अब कुछ प्रिपरेशन रिएक्शन फटाफट से कर लेते हैं हम लोग। मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स, ठीक है। तो अगला टॉपिक है हमारा मेथड फॉर प्रिपरेशन ऑफ हेलोएल्केन्स, ठीक है, ऑफ हेलोएल्केन्स एंड हेलोएरीन्स। पहले हेलोएल्केन्स की बात करते हैं। तो हमने कहा इनको किन किन से बनाया जा सकता है। पहले तो इनको बना सकते हैं हम अल्कोहल से, फिर हाइड्रोकार्बन से, फिर अल्कीन से और फिर हेलोजन एक्सचेंज से। पहले बनाएंगे हम लोग इनको अल्कोहल से, फिर अल्कीन से, फिर इनको हम बनाएंगे हेलोजन एक्सचेंज से, ठीक है, और फिर इनको हम बनाएंगे हाइड्रोकार्बन से, ठीक है। शुरू करते हैं। हमने कहा अगर पहले अल्कोहल की बात की जाए, ठीक है, अगर पहले अल्कोहल की बात की जाए तो हमारा जो फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है, ठीक है, वो क्या होने वाला है, हमारा फाइनल प्रोडक्ट होने वाला है RCl या RX, ठीक है। जो इनिशियल प्रोडक्ट होने वाला है वो होने वाला है ROH, ठीक है। तो हमने कहा कि इनिशियल प्रोडक्ट सबके अंदर लगभग R और OH होने वाला है। क्यों? क्योंकि हम अल्कोहल से बनाने जा रहे हैं, ठीक है। तो कौन कौन से तरीके हैं अल्कोहल से कंपाउंड बनाने के लिए, ठीक है। मैंने कहा सबसे पहले तो अगर मैं अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूँ, ठीक है, सबसे पहले तो मैं अगर अल्कोहल की रिएक्शन करवा दूँ
SOCl2 के साथ, ठीक है, SOCl2 के साथ, ठीक है। तो मुझे क्या पता है कि जो मुझे कंपाउंड बनाना है वो बनाना है RCl, ठीक है। तो सबसे पहले जो मुझे कंपाउंड बनाना है वो बनाना है RCl। तो RCl के साथ एक कंपाउंड बना लेगा। अब मैं देखता हूँ कि मेरे पास क्या क्या चीज़ें बची हुई हैं। यहाँ पे OH बचा हुआ है और यहाँ पे क्लोरीन, यहाँ पे SO बचा हुआ है, ठीक है। अब हाइड्रोजन क्लोरीन के साथ भी कॉम्प्लेक्स बना सकता है, तो HCl बन जाएगा प्लस। और अब क्या बचा है, यहाँ पे एक ऑक्सीजन बचा है, यहाँ पे सल्फर ऑक्सीजन बचा है, तो प्लस SO2 का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर इसको रिएक्शन करना होगा किसके साथ, PCl3 के साथ, ठीक है। तो PCl3 के साथ क्या हो सकता है, पहली बात तो हम कहेंगे कि R को क्या करना है, क्लोरीन के साथ बॉन्डिंग बनानी है। क्यों, पॉजिटिव और नेगेटिव चार्ज है, तो R क्लोरीन के साथ एक बॉन्डिंग बना लेगा। अब क्या क्या बचता है हम देख लेते हैं। हमने कहा R के पास अब बच गया एक ऑक्सीजन, एक हाइड्रोजन, ठीक है, एक फॉस्फोरस और 2 क्लोरीन, ठीक है। अब फॉस्फोरस और क्लोरीन इन सब के साथ जो अपना हाइड्रोजन है या जो कंपाउंड है वो कोशिश करता है H3PO3 के बॉन्ड्स को बनाने की, ठीक है, H3PO3 के बॉन्ड्स के फॉर्मेशन की, ठीक है, सॉरी POCl3 के बॉन्ड के फॉर्मेशन की, क्योंकि यही बचा है। लेकिन अब एक दिक्कत क्या है, एक दिक्कत ये है कि यहाँ पे जो क्लोरीन है वो सिर्फ 2 ही बचा है, ट्रिपल क्लोरीन नहीं है, और बैलेंस करने में बहुत ज़्यादा टाइम लगने वाला है। तो इसलिए जो PCl3 के रिएक्शन है उसमें क्या होता है, PCl3 के रिएक्शन में होता कुछ ऐसा है कि हम इसको कर देते हैं ट्रिपल, ठीक है। तो इसको ट्रिपल करेंगे तो R भी ट्रिपल हो जाएगा, R भी ट्रिपल हो जाएगा और OH भी ट्रिपल हो जाएगा। अब मैंने कहा 3 कार्बन है, 3 कार्बन बैलेंस हो चुके हैं, 3 क्लोरीन भी बैलेंस हो चुके हैं। अब रिएक्शन में क्या बच रहा है सर, रिएक्शन में 3 ऑक्सीजन बच रहे हैं, 3 हाइड्रोजन बच रहे हैं और 1 फॉस्फोरस बच रहा है, ठीक है। तो अब इनको पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर अरेंज कर देते हैं। हमने कहा सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, ठीक है, सबसे पहले हाइड्रोजन आ जाएगा, फिर फॉस्फोरस आ जाएगा, फिर ऑक्सीजन आ जाएगा। अब इनके नंबर की बात करें तो मैंने कहा हाइड्रोजन 3 है, फॉस्फोरस 1 है और ऑक्सीजन 3 है, तो RCl प्लस H3PO3 का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि अगर इसका मैं रिएक्शन करवा लूँ किसके साथ, PCl5 के साथ। अब देखते हैं क्या ये कंपाउंड बन सकता है। तो पहला काम तो हम वही करेंगे कि R के साथ Cl निकाल देंगे, R के साथ Cl निकाल देंगे। तो हमने कहा था पिछली बार भी हमारा जो फॉस्फोरस है वो क्या बनाना चाहता था, फॉस्फोरस हमारा POCl3 के साथ कॉम्प्लेक्स बनाना चाहता है, ठीक है। तो क्या आप बन सकता है, हमने कहा देखते हैं, फॉस्फोरस 1 है, अभी 4 क्लोरीन है, मतलब 3 यूज़ हो सकता है और एक ऑक्सीजन यहाँ यूज़ हो सकता है, तो बिल्कुल POCl3 बन जाएगा। प्लस क्या बचा, यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा, यहाँ पे एक क्लोरीन बचा, तो प्लस HCl का बॉन्ड फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। अगले स्ट्रक्चर की अगर मैं बात करूँ, ठीक है, तो अगला स्ट्रक्चर हमने क्या कहा, अगला स्ट्रक्चर हमने कहा कि अगर यही सेम रेड फॉस्फेट और Cl2 के साथ होता, मतलब रेड फॉस्फेट और X2 के साथ होता, जिसमें X2 को हम क्लोरीन या ब्रोमीन कुछ भी ले सकते थे, तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता वो कैसा बनता। हमने कहा वही सेम काम करने वाले हैं, R के साथ एक X निकालेंगे, ठीक है, R के साथ एक X निकाल देंगे और बचे हुए कंपाउंड का एक रिएक्शन कर देंगे, ठीक है। अब आगे मैंने कहा कि इसका अगर रिएक्शन करा दिया जाए HX के साथ, ठीक है, HX के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ ZnCl2, तो क्या होगा, तो R के साथ सर Cl निकल जाएगा और OH के साथ H आ जाएगा, तो R के साथ X और जो भी बचा उसके साथ बचा हुआ प्रोडक्ट कंबाइन करेगा, तो H के साथ OH मतलब H2O का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। एक और जो रिएक्शन हमारे पास बचा हुआ है, ठीक है, वो क्या है, वो है NaOH का ROH का रिएक्शन सोडियम ब्रोमाइड के साथ और H2SO4 के साथ, ठीक है। तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो क्या बन जाएगा, सबसे पहली बात R के साथ Br की अटैचमेंट करवा देंगे, R के साथ Br की अटैचमेंट करवा देंगे। अब जो जो कंपाउंड बचे हैं उनको फटाफट से हम देख लेते हैं, ठीक है। अब हमारे पास 2 हाइड्रोजन है, सल्फर है, सोडियम है और OH है, ठीक है। हमने कहा OH के साथ H की रिएक्शन करा के पहले वाटर बना लेते हैं, OH के साथ H की रिएक्शन करा के हमने वाटर बना लिया। अब क्या बचता है, अब यहाँ पे एक हाइड्रोजन बचा है, एक सल्फ़र बचा है, एक 3 ऑक्सीजन बचे हैं और एक सोडियम बचा है, ठीक है। तो ये कंपाउंड बचे हैं, ठीक है, नहीं ऑक्सीजन 4 बचा है, ठीक है, ऑक्सीजन 4 बचा है, ठीक है। तो मैंने कहा इनको सेम इसी तरीके में लिखा जा सकता है और जो कॉम्प्लेक्स बन जाएगा वो बन जाएगा
NaHSO4। ठीक है, तो मेरे ख्याल से प्रिपरेशन की रिएक्शंस क्लियर है। देखिए बहुत बेसिक सा कंसेप्ट क्या रखना है, अगर मेरे पास R और OH है और कोई भी कंपाउंड है तो पहली बात जो दिमाग में रखना है वो बनाना है कि मुझे R और Cl का कॉम्प्लेक्स बनाना है या R और X का कॉम्प्लेक्स बनाना है। ठीक है, R और X का कॉम्प्लेक्स बनाने के बाद मुझे देखना है कि जो प्रोडक्ट्स बचे हैं उनके क्या क्या बाय प्रोडक्ट्स बनाए जा सकते हैं। ठीक है, अगर उन बाय प्रोडक्ट्स से वाटर रिलीज़ हो सकता है तो सबसे पहले मैं काम करूँगा कि अपने वाटर को रिलीज़ कर लूँगा। ठीक है, या HCl रिलीज़ हो सकता है तो मैं HCl को रिलीज़ कर लूँगा, और जो भी बचा उन सबको ऐड करके क्या करूँगा, उन सबको ऐड करके एक कॉम्प्लेक्स बना दूँगा। ठीक है, पॉजिटिव टू नेगेटिव की ओर। ठीक है, तो बस ये 3 कंसेप्ट ध्यान रखने हैं और रिएक्शन विद अल्कोहल सारे के सारे ख़त्म हो जाएंगे। ठीक है, आगे बढ़ते हैं। हमने कहा अगर मैं रिएक्शन करवाता हूँ तो फ्रॉम एल्कीन्स। ठीक है, अगर मैं एल्कीन्स की बात करूँ तो एल्कीन से मुझे क्या पता है कि कुछ ऐसा स्ट्रक्चर होता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, यहाँ 2 हाइड्रोजन प्रेजेंट हो सकते हैं। अगर इनका रिएक्शन करा दीजिए HX के साथ तो हाइड्रोजन पे प्रेजेंट होता है पार्शियल पॉजिटिव चार्ज और इस पे प्रेजेंट होता है पार्शियल नेगेटिव चार्ज। ठीक है, यहाँ कार्बन पे सिमिलर चार्ज ही प्रेजेंट है। अब अटैचमेंट किस टाइप की हो सकती है, मैंने कहा हाइड्रोजन या तो यहाँ जा सकता है या तो यहाँ आ सकता है, हेलोजन या तो यहाँ अटैच हो सकता है या तो यहाँ अटैच हो सकता है, दोनों में से किसी भी पोजीशन पे अटैच हो सकता है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, इन पे एक पे अटैच हुआ है हाइड्रोजन और दूसरे पे अटैच हुआ है हमारा हेलोजन। ठीक है, जहाँ ये जो X है वो क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन कुछ भी हो सकता है। ठीक है, लेकिन मेन दिक्कत क्या शुरू होती है, मेन दिक्कत शुरू होती है कि जब मैं इसके साथ एक और कार्बन अटैच कर देता हूँ, 3 कार्बन की बात कर लेते हैं या जब 4 कार्बन की बात कर लेते हैं, तो जो हमारा हाइड्रोजन है वो कहाँ अटैच होगा और जो हमारा हेलोजन है वो कहाँ अटैच होगा। ठीक है, मेन इशू वहाँ आता है। एक एग्जांपल लेके देखते हैं। हमने कहा मान लेते हैं HX लिया, अब जो हाइड्रोजन है उसको कहाँ अटैच किया जाए और जो क्लोरीन है या जो हेलोजन है उसको कहाँ अटैच किया जाए, ये इशू है। क्यों, क्योंकि सर देखो ये कार्बन और ये कार्बन, अब मतलब इस वाले कार्बन पर अटैचमेंट करवानी है कि इस वाले कार्बन पर अटैचमेंट करवानी है, तो यहाँ पे हम फॉलो करते हैं मार्कोनी कर्व्स रूल। ठीक है, मार्कोनी कर्व्स रूल क्या कहता है, ठीक है, मार्कोनी कर्व्स रूल हमें कहता है कि अटैचमेंट उस पोजीशन पे होगी जहाँ पे लेस सब्स्टिट्यूशन होगा। ठीक है, तो हम कहेंगे कि द एडिशन ऑफ न्यूक्लियोफाइल विल अकर एट द हाइड्रोकार्बन या विल अकर एट द पोजीशन विच इज़ लेस सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो हम कहेंगे कि यहाँ पे इस कार्बन को देखा जाए तो यहाँ पे सिंगल हाइड्रोजन है और इसको देखा जाए तो इस पर डबल हाइड्रोजन है। ठीक है, तो मैं कह सकता हूँ कि जो हमारा हेलोजन है, मतलब जो हमारा X है, वो किस पोजीशन पे अटैच होगा, वो हमारा अटैच हो जाएगा CH पे। ठीक है, तो जो हमारा ये अटैच है वो किस पे, इस वाले कार्बन पे अटैच हो जाएगा, और जो हाइड्रोजन है वो मोर सब्स्टिट्यूटेड पोजीशन मतलब हाइड्रोजन पे अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल वो कुछ ऐसा हो जाएगा, RCH, इस पे कौन अटैच हुआ है, हेलोजन अटैच हुआ है, तो RCHX, और यहाँ पे कार्बन, 2 हाइड्रोजन और ऊपर कौन अटैच हुआ है, हाइड्रोजन। ठीक है, इतनी बातें क्लियर है। तो मैं डायरेक्टली लिख सकता हूँ कि जो हमारा प्रोडक्ट बनेगा, ठीक है, वो क्या बन जाएगा, RCHX और CH3। ठीक है, कि 2 हाइड्रोजन और एक नीचे मिलकर CH3 बन जाएगा अकॉर्डिंग टू मार्कोनी कर्व्स रूल। ठीक है, लेकिन अगर मैं यहीं पे एंटी मार्कोनी कर्व रूल लगा दूँ, ठीक है, यहीं पे अगर मैं एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल लगा दूँ, एंटी मार्कोनी कर्व रूल क्या कहता है, एंटी मार्कोनी कर्व्स रूल कहता है कि इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HBr एंड पेरोक्साइड द अटैकिंग न्यूक्लियोफाइल विल अटैक एट द कार्बन विच हैव मोर सब्स्टिट्यूटेड। ठीक है, तो मैंने कहा कि ये कहता है कि अगर यही सेम कार्बन का कंपाउंड होता CH2 और जो अटैकिंग रिएजेंट होता वो होता HX, अब X में मैं पर्टिकुलरली Br कहूँगा। ठीक है, H के साथ Br अटैच होता इन द प्रेजेंस ऑफ पेरोक्साइड, मैं यहाँ पे बेंजाइलिक पेरोक्साइड यूज़ कर रहा हूँ। ठीक है, या बेंजोनाइल पेरोक्साइड यूज़ कर रहा हूँ, सिर्फ पेरोक्साइड भी लिखा जा सकता है। तो जब ये बेंजोनाइल पेरोक्साइड के साथ रिएक्शन करेगा इन द प्रेजेंस ऑफ HBr तो क्या होगा, हम कहेंगे जो पोजीशन मोर सब्स्टिट्यूटेड है, मतलब इस पे 2 हाइड्रोजन है, यहाँ पे ब्रोमीन लग जाएगा
और जो लेस सब्स्टिट्यूटेड है मतलब यहाँ पे एक हाइड्रोजन अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो बनेगा RCH के साथ H मतलब RCH2, सिंगल बॉन्ड RCH2Br का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो मुझे कभी भी 1 डिग्री कंपाउंड बनाना होगा हेलोजन के साथ फ्रॉम अल्कीन तो मैं एंटी मार्कोनी का रूल यूज़ कर सकता हूँ, और अगर मुझे 2 डिग्री या 3 डिग्री का प्रोडक्ट बनाना है तो मार्कोनी का रूल मेनली यूज़ किया जा सकता है। ठीक है, अगर मैंने कहा कि यहाँ पे मुझे क्या करवाना हो, मान लेते हैं कि ये रिएक्शन करता हो ब्रोमीन के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4 मतलब विसिनल कंपाउंड बनाना है। ठीक है, तो मैं क्या कर सकता हूँ, मैं कह सकता हूँ कि अगर फ्री हेलोजेंस हैं हमारे पास, ठीक है, जहाँ पे फ्री रेडिकल रिएक्शन हो रहा होगा, ठीक है, तो हमने कहा अगर यहाँ पे Br2 अटैच करता है इन द प्रेजेंस ऑफ CCl4, ठीक है, जो फ्री रेडिकल रिएक्शन करने आएगा, तो एक ब्रोमीन कहीं यहाँ अटैच हो जाएगा और दूसरा ब्रोमीन कहीं यहाँ अटैच हो जाएगा। तो जो कंपाउंड बनेगा वो क्या बनेगा, CH2, एक Br यहाँ पे और CH2 दूसरा Br यहाँ पे। तो जो प्रोडक्ट बना वो क्या बन गया, वो बन गया विसिनल। विसिनल क्यों, क्योंकि एडजेसेंट कार्बन पे अटैचमेंट है। ठीक है, दोनों सेम सेम कार्बन पे अटैचमेंट है। तो जो कंपाउंड है वो गया विसिनल डाइब्रोमाइड का फॉर्मेशन करते हैं। ठीक है, अगली बात करें तो वो होता है हैलाइड एक्सचेंज मेथड। हैलाइड एक्सचेंज में 2 इंपॉर्टेंट रिएक्शन आ जाते हैं, एक तो फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन आ जाता है और एक स्वार्ट्ज रिएक्शन आ जाता है। ठीक है, और फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन क्या होते हैं और स्वार्ट्ज क्या होते हैं, हम कहते हैं फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन की अगर बात करें, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन की अगर बात करें तो जब RX सोडियम आयोडाइड के साथ रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई एसीटोन, तो क्या होता है कि यहाँ वाला जो हैलोजन है वो इस वाले हैलोजन से एक्सचेंज हो जाता है। ठीक है, और एक आइडो प्रोडक्ट का फॉर्मेशन हो जाता है जो कि होता है Ri प्लस NaX। ठीक है, और यहाँ पे जो X होता है वो क्लोरो या ब्रोमो होता है और इसी को हम लोग फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन कहते हैं। ठीक है, अगर मुझे सिमिलर फ्लोरो कंपाउंड बनाना है तो वो बन सकता है बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, तो वो बन सकता है बाय स्वार्ट्ज रिएक्शन। स्वार्ट्ज रिएक्शन की बात करो तो ये कुछ RX का रिएक्शन होता है किसी भी कंपाउंड, जैसे कि मैं कह सकता हूँ AgF के साथ हो सकता है, COF2 के साथ हो सकता है, SbF3 के साथ हो सकता है एंड सो ऑन। ठीक है, तो इनमें से किसी के साथ भी रिएक्शन होता है तो जो हमारा कंपाउंड बनता है वो RF बनता है। वही सेम मैकेनिज्म इसके अंदर भी यूज़ होने वाला है कि मान लेते हैं कि CH3R है और BrX है, उसके साथ रिएक्शन हो गया AgF का। ठीक है, तो जो कंपाउंड बनेगा हमने कहा फ्लोरीन ब्रोमीन के साथ एक्सचेंज हो जाएगा, तो क्या बनेगा, ये बन जाएगा CH3F प्लस AgBr का फॉर्मेशन होगा। ठीक है, तो इतनी बातें क्लियर है। अब हमने प्रिपरेशन की लगभग सारी रिएक्शंस कंप्लीट कर ली है। अब हम आते हैं अपने नेमिंग रिएक्शंस पे। ठीक है, अगर मैं नेमिंग रिएक्शंस की बात करूँ तो हमारे पास कुछ नेमिंग रिएक्शंस है इस चैप्टर के अंदर, ज़्यादा नहीं है। ठीक है, कौन कौन से नेमिंग रिएक्शंस है, हमने कहा एक होता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन, एक होता है फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन जिसको अभी हमने देखा है ऊपर, फ्रिंकल-स्टीन रिएक्शन। ठीक है, दूसरा होता है स्वार्ट्ज रिएक्शन। ठीक है, उसको भी हम अभी रिकैप कर चुके हैं। तीसरा होता है हमारे पास सैंडमेयर रिएक्शन जिसको अभी हम देखेंगे। उसके बाद जो अगला रिएक्शन होता है हमारे पास वो होता है वुड्स रिएक्शन। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है वो है हमारे पास वुड्स फटीग रिएक्शन। उसके बाद जो अगला रिएक्शन है हमारे पास वो होता है फटीग रिएक्शन। उसके बाद एक और रिएक्शन होता है वो होता है रिएक्शन विद मेटल्स, या हम कह सकते हैं विद मैग्नीशियम क्लोराइड या मैग्नीशियम ब्रोमाइड। ठीक है, मतलब ग्रिगनार्ड रिएजेंट के साथ। ठीक है, तो रिएक्शन विद ग्रिगनार्ड रिएजेंट। ठीक है, तो ये कुछ रिएक्शंस हम फटाफट से करने वाले हैं। ठीक है, तो शुरू करते हैं। इनमें से ये जो 4 रिएक्शंस है ना, वुड्स रिएक्शन, वुड्स फटीग रिएक्शन, फटीग और ग्रिगनार्ड रिएक्शन, ये सारे के सारे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, सारे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। तो अगला जो टॉपिक हम करने जा रहे हैं वो करने जा रहे हैं रिएक्शन विद मेटल्स। ठीक है, शुरू करते हैं। तो रिएक्शन विद मेटल की अगर मैं बात करूं तो मैं क्या कहता हूं, मैं कहता हूं कि कोई भी मेरा एक हैलोजन है, जैसे मान लेते हैं एक R और X का हैलोजन है,
वो किसी मेटल के साथ रिएक्ट करेगा। अभी मेटल को M से रिप्रेजेंट कर दे रहा हूँ, ठीक है। तो जो कंपाउंड बनेगा वो R का M के साथ बन जाएगा और जो X है वो एज ए लिविंग ग्रुप रिएक्शन से बाहर चला जाएगा, ठीक है। और इसी रिएक्शन को हम कहते हैं रिएक्शन विद मेटल। और यही सेम मैकेनिज्म लगभग सब में, वुड्स फिटिग में और गिगनार्ड में यूज़ होने वाला है, ठीक है। फटाफट से देखते हैं हम लोग कैसे। हमने कहा सबसे पहले बात करेंगे हम लोग वुड्स रिएक्शन की, ठीक है। वुड्स रिएक्शन क्या होता है? वुड्स रिएक्शन हम कहते हैं कि जब कोई भी कंपाउंड, जैसे मान लेते हैं RX का रिएक्शन होता है किसी भी एक मेटल के साथ, जैसे इसमें हम मान लेते हैं सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्ट करता है तो जो हमारा कॉम्प्लेक्स बनता है क्या होता है? हमने कहा कि R के साथ हमारा क्या लग जाएगा, ठीक है। R के साथ हमारा, सॉरी उल्टा बोल गए, 9 मिनट 55 सेकेंड है ना, ठीक है, इरेज कर देंगे, 10 हो जाने दो। दस सात, हाँ। तो रिएक्शन विद मेटल क्या होता है? हमने कहा कि जब R के साथ X लगा हो और वहाँ पे एक मेटल रिएक्ट करने हैं तो हम कहेंगे कि मेटल पे होता है पॉजिटिव चार्ज और यहाँ पे कार्बन के ऊपर हो जाएगा पॉजिटिव चार्ज और हेलोजन के ऊपर हो जाएगा नेगेटिव चार्ज। तो मेटल जो है वो हमारे हेलोजन के साथ रिएक्ट करता है तो हमारा R जो है वो सिंगल बच जाता है जिसके ऊपर एक चार्ज क्रिएट हो जाता है, फ्री रेडिकल का चार्ज या पॉजिटिव चार्ज, और मेटल के साथ हेलोजन जब बाहर चला जाता है तो इसको कहा जाता है रिएक्शन विद मेटल। अब यही सेम मैकेनिज्म यूज़ होता है लगभग सब में, वुड्स फिटिग में या फिटिग में। तो हम पहले बात करते हैं वुड्स रिएक्शन की, जिसको हम लोग फ्री रेडिकल रिएक्शन भी कहते हैं, ठीक है, क्योंकि इसके अंदर फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होने वाला है, ठीक है। तो वुड्स में कौन सा मैकेनिज्म यूज़ होगा? फ्री रेडिकल मैकेनिज्म यूज़ होने वाला है। क्या होता है? हमने कहा देखो सबसे पहले तो मेन रिएक्शन कैसी होती है वो बता देते हैं। हमने कहा जब R का रिएक्शन हुआ X के साथ और मेटल इसमें यूज़ करते हैं हम सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर, ठीक है। तो सोडियम इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर जब रिएक्ट करता है तो सोडियम X को लेके चला जाता है, ठीक है। सोडियम X को लेके चला जाता है और जो कंपाउंड बन जाता है वो बन जाता है R और R, ठीक है। अब दो प्रोडक्ट बने इसलिए हमने इसको 2 लिख दिया, ठीक है। तो वुड्स रिएक्शन को हम यूज़ करते हैं टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंपाउंड, ठीक है, टू इंक्रीज द साइज ऑफ द कंपाउंड या टू असेंडिंग द ग्रुप, ठीक है, या टू असेंडिंग द ग्रुप। अच्छा, अब ग्रुप की असेंडिंग में यूज़ किया जाता है। अब इसका मैकेनिज्म क्या है, कैसे एक्चुअली काम करता है, 2 R कैसे आ गए? हमने कहा बहुत ईजी सा मैकेनिज्म होता है, देख लेते हैं फटाफट से। हमने कहा जब R के साथ, मान लेते हैं अब R हमारा CH3 है, ठीक है। हमने कहा जब CH3 के साथ और X हमारा Br है तो CH3 के साथ Br अटैच है और वहाँ पे सोडियम अटैक करता है इन द प्रेजेंस ऑफ ड्राई ईथर। तो क्या होता है? तो सर होता कुछ ऐसा है कि CH3 का तो सिंगल कंपाउंड निकल जाता है यहाँ पे और सोडियम Br के साथ कंपाउंड बना लेता है, ठीक है। सिमिलरली मैंने कहा कि ऐसा एक और रिएक्शन कहीं और हो रहा होगा, ठीक है। CH3 Br के साथ रिएक्ट कर रहा होगा प्लस सोडियम, तो सोडियम Br के साथ कंपाउंड बना लेगा, और CH3 अकेला रह जाएगा, ठीक है। अब ये जो CH3 और CH3 हैं ये दोनों आपस में ग्रुपिंग कर लेते हैं, ठीक है, और ये सोडियम ब्रोमाइड आपस में जुड़ जाते हैं। तो जो मेरा कंपाउंड बनता है आगे चल के वो क्या बन जाता है? वो बन जाता है CH3 मतलब R और R, ठीक है। यहाँ पे भी एक रेडिकल प्रेजेंट था, यहाँ पे भी एक रेडिकल प्रेजेंट था, दोनों रेडिकल आपस में आके जुड़ जाते हैं, ठीक है। तो CH3 बन जाता है प्लस 2 मॉलिक्यूल ऑफ सोडियम और 2 मॉलिक्यूल ऑफ ब्रोमीन का फॉर्मेशन हो जाता है, ठीक है, और इसको कहा जाता है वुड्स रिएक्शन, ठीक है। बिल्कुल बेसिक सा मैकेनिज्म है। अब हमने कहा यही सेम मैकेनिज्म फिटिग रिएक्शन में यूज़ होता है, ठीक है। अब फिटिग रिएक्शन क्या होता है? फिटिग रिएक्शन में हमने कहा कि वुड्स रिएक्शन मतलब अल्काइल ग्रुप रिएक्ट करता है मेटल के साथ, फिटिग मतलब एराइल ग्रुप रिएक्ट करता है मेटल के साथ। तो फिटिग में हम क्या कहेंगे? मान लेते हैं एक एराइल ग्रुप है, जैसे एक बेंजीन रिंग है, इसके साथ हमारा एक क्लोरीन अटैच है और ये रिएक्ट करता है एक सोडियम के साथ, ठीक है। सेम मैकेनिज्म यूज़ होगा और जो ग्रुप बन जाएगा वो बन जाएगा एक बेंजीन उसके साथ एक और बेंजीन, मतलब बायफिनाइल का प्रोडक्ट होगा और प्लस NaCl बन जाएगा। मैकेनिज्म वही है। हमने कहा कि एक बेंजीन होगा, इसके ऊपर क्लोरीन होगा प्लस सोडियम, और जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ एक बेंजीन रिंग बन जाएगा जिसके ऊपर चार्ज होगा प्लस NaCl का फॉर्मेशन हो जाएगा।
ऐसा ही सेम रिएक्शन कहीं नीचे भी चल रहा होगा, ठीक है, ऐसा ही सेम रिएक्शन कहीं और भी हो रहा होगा। तो हमने कहा कि सेम जो प्रोडक्ट ये है वही सेम बनेगा। अच्छा, अब ये फ्री रेडिकल और ये फ्री रेडिकल आपस में जुड़ जाएंगे और जुड़ने के बाद क्या बना लेंगे, जुड़ने के बाद ये लोग बना लेंगे हमारे बायफिनाइल के प्रोडक्ट्स, ठीक है, क्या बना लेंगे, बायफिनाइल के प्रोडक्ट्स, ठीक है। अब एक बात ध्यान रखनी है कि ज़रूरी नहीं है कि जो कंपाउंड बनेगा उसके लिए दो प्रोडक्ट होने चाहिए, हमें बस ये है कि दो फ्री रेडिकल या कहीं पे पॉजिटिव नेगेटिव चार्ज दिख जाएंगे तो वो आपस में कॉम्बिनेशन कर लेंगे, ठीक है। इसी बात को बताने के लिए तीसरा रिएक्शन बनाया गया जिसको कहा जाता है वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है। तो तीसरा रिएक्शन कौन सा होता है, वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है, बहुत बेसिक रिएक्शन है। तो जैसे कि हमने नाम से पता चल रहा है वुड्स फिटीग रिएक्शन में क्या होने वाला है, वुड्स मतलब अल्काइल ग्रुप आने वाला है, फिटीग मतलब एक अराइल ग्रुप आने वाला है, और दोनों जब कंबाइन करके रिएक्शन करने वाले हैं विद मेटल तो वुड्स फिटीग रिएक्शन बनने वाला है। तो हमने कहा वुड्स मतलब एक अल्काइल CH3Cl प्लस फिटीग मतलब एक अराइल बेंजीन के साथ Cl, और ये रिएक्ट करेगा विद मेटल, ठीक है। तो हमने क्या कहा, अब क्लोरीन कितने हैं, 2 हैं, तो 2 सोडियम के मेटल की रिक्वायरमेंट होगी, ठीक है। तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा 2NaCl, ठीक है। अब यहाँ से Cl गया, यहाँ से Cl गया, यहाँ पे एक रेडिकल, यहाँ पे एक रेडिकल क्रिएट, दोनों जुड़ जाएंगे तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा, एक बेंजीन और उसके साथ में आके CH3, ठीक है। तो इसको कहा जाता है वुड्स फिटीग रिएक्शन, ठीक है। मे बी ये क्लियर हो गया होगा, बहुत बेसिक रिएक्शन है। अगला जो रिएक्शन होता है, ठीक है, हमने वुड्स क्लियर कर लिया है, वुड्स फिटीग क्लियर कर लिया है, फिटीग क्लियर कर लिया, अब ग्रिग्नार्ड्स रिएजेंट की बात करने वाले हैं, ठीक है। अब ग्रिग्नार्ड रिएजेंट का मतलब क्या होता है, ठीक है, हमने कहा ग्रिग्नार्ड कुछ खास नहीं है, जब पहले एक मिनट नाम लिख लेते, हाँ, तो हमने कहा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट बनाना भी कुछ खास नहीं है। ग्रिग्नार्ड रिएजेंट या ग्रिग्नार्ड रिएक्शन के लिए हम कहते हैं कि जब एक RX रिएक्ट करता है कभी भी एक मैग्नीशियम के मेटल के साथ, ठीक है, यहाँ पे ध्यान रखना है कि वुड्स वाले सारे रिएक्शन में जो मेटल होगा वो सोडियम होगा और ग्रिग्नार्ड में जो मेटल होगा वो मैग्नीशियम होगा। तो जब मैग्नीशियम के मेटल के साथ रिएक्ट करता है तो जो कॉम्प्लेक्स बनाता है ये सब कॉम्प्लेक्स आपस में जुड़ जाते हैं और जो कंपाउंड बन जाता है वो कुछ ऐसा बन जाता है Mg R और X, ठीक है। तो मैग्नीशियम पे R और X दोनों अटैच हो जाते हैं जिसको हम कंबाइनली RMgX बोलते हैं, ठीक है, और इसी को हम कहते हैं ग्रिग्नार्ड रिएजेंट, ठीक है। अब ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे रिएक्ट कैसे करता है, हमने कहा ये ग्रिग्नार्ड रिएजेंट आगे किसी भी मेटल के साथ जब रिएक्ट करता है इन द प्रेजेंस ऑफ वाटर, ठीक है, तो क्या होता है, हमने कहा मान लेते हैं कि एक कंपाउंड CH3Cl, ठीक है, या CH4 है, ठीक है, या हम कहते हैं कि जो अपना ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वाटर के साथ रिएक्शन करता है तो भी क्या बनता है हम देख लेते हैं, ठीक है। तो हमने कहा कि अगर मान लेते हैं कि हमारा जो ग्रिग्नार्ड रिएजेंट है वो किसी ना किसी एक मेटल के साथ, तो जो कंपाउंड बनेगा वो कुछ ऐसा हो जाएगा MgRX प्लस H2O। तो मैंने कहा अब जो रिएक्शन होगा वो कुछ ऐसा बन जाएगा Mg, अब जब ये रिएक्शन होता है तो कुछ ऐसा बन जाएगा MgH और OH इससे अटैच हो गया, ठीक है, MgH और OH इससे अटैच हो गया और इसके साथ में कहीं यहाँ R अटैच हो गया, ठीक है, तो और यहाँ पे कहीं Cl अटैच हो गया, ठीक है, तो यहाँ पे कहीं Cl अटैच हो गया, ठीक है। तो हमने कहा कि R के साथ H रिलीज़ हो जाता है और ये सारा कंपाउंड अलग अटैच हो जाता है, ठीक है, या सीधी भाषा में कहा जाए तो ये H और OH टूटेगा, H और OH टूटेगा, मैग्नीशियम के ऊपर है पॉजिटिव चार्ज तो यहाँ पे चला जाएगा नेगेटिव चार्ज, और जो R ग्रुप है, ठीक है, इसके ऊपर नेगेटिव चार्ज है तो इसके ऊपर हमारा पॉजिटिव चार्ज चला जाएगा, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा R के साथ H प्लस MgOH का फॉर्मेशन हो जाएगा, ठीक है। तो इस तरीके से हमारा ग्रिग्नार्ड रिएजेंट काम करता है, ठीक है। तो लगभग हमने मेजर रिएक्शंस क्लियर कर ली। अब बात करते हैं हम सेंड मेयर्स रिएक्शन की, ठीक है। तो सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर क्या होता है, सेंड मेयर रिएक्शन के अंदर एक मिनट, सेंड मेयर्स रिएक्शन में हम पढ़ते हैं
कि जब हमारा एक एनिलीन मतलब बेंजीन के ऊपर NH2 अटैच है, ठीक है, वो रिएक्ट करता है हमारे NaNO2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, NaNO2 इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो कंपाउंड बनता है वो बन जाता है हमारा डाइजोनियम सॉल्ट, ठीक है, N2 पॉजिटिव Cl नेगेटिव, ठीक है, और इस प्रोसेस को डाइजोटाइजेशन भी कहा जाता है, ठीक है। अब जब डाइजोटाइजेशन के बाद जो डाइजोनियम सॉल्ट बना उसका रिएक्शन अगर करा दिया जाए कॉपर क्लोराइड के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HCl, तो जो कंपाउंड बनता है वो बनता है हमारा बेंजीन के साथ Cl, ठीक है, प्लस N2 प्लस HCl, ठीक है। अगर यही सेम रिएक्शन मैं करवा दूँ CuCl2 का CuBr2 के साथ इन द प्रेजेंस ऑफ HBr, तो जो कंपाउंड बनेगा वो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर लग जाएगा ब्रोमीन प्लस N2 बाहर चला जाएगा। सिमिलर अगर मैं इसका रिएक्शन करा दूँ CuCN के साथ, ठीक है, इन द प्रेजेंस ऑफ HCN, तो जो कंपाउंड बन जाएगा वो बन जाएगा बेंजीन के ऊपर CN की अटैचमेंट और प्लस N2, ठीक है। तो यहाँ हम किसी एक को याद रख सकते हैं, मेनली जो रिएक्शन के लिए इम्पॉर्टेंट है वो सिर्फ इतना वाला पोर्शन होता है, ठीक है, सिर्फ इतना एक, और ये होता है सैंडमेयर्स रिएक्शन, ठीक है। इसमें से ब्रोमीन वाला पार्ट भी किया जा सकता है, लेकिन मेनली हम इस वाले पार्ट को याद रखते हैं कि जब CuCl2 के साथ रिएक्ट करता है तो ये कॉम्प्लेक्स का फॉर्मेशन होता है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है फटाफट से सैंडमेयर्स की, ठीक है। अब कुछ और मेथड्स होते हैं, ठीक है, जिससे हम बना सकते हैं अपने कंपाउंड्स। तो कुछ रिएक्शंस हम करवाएंगे हमारे डाइजोनियम सॉल्ट्स के साथ और कुछ डायरेक्ट हैलोजिनेशन करके भी बनाने वाले हैं, ठीक है। तो मैंने कहा कि अगर मेरे पास क्या प्रेजेंट हो, अगर मेरे पास अल्कोहलिक KOH, ठीक है, तो मेरे पास अगर प्रेजेंट हो अल्कोहलिक KOH और रिएक्शन करवाना हो, तो हमने कहा एक्वस KOH था तो कौन सा रिएक्शन हुआ था, न्यूक्लियोफिलिक सब्स्टिट्यूशन रिएक्शन हुआ था। जब अल्कोहलिक KOH होगा तो एलिमिनेशन रिएक्शन होगा, ठीक है। एलिमिनेशन रिएक्शन को हम बीटा एलिमिनेशन रिएक्शन भी कहते हैं, जो डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन होता है। डिहाइड्रो हैलोजिनेशन क्यों? क्योंकि यहाँ पे हैलोजन और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल होता है, ठीक है, इसलिए इसको हम लोग डिहाइड्रो हैलोजिनेशन रिएक्शन कहते हैं। एग्जांपल लेते हैं अगर, तो हमने कहा कि अगर मेरे पास एक कंपाउंड है CH3 CH2 Cl और इसका रिएक्शन अगर मैंने करा दिया KOH अल्कोहलिक के साथ, ठीक है, तो जो कंपाउंड बन जाएगा इन द प्रेजेंस ऑफ हीट वो बन जाएगा CH2 डबल बॉन्ड CH2, ठीक है। तो अल्कीन को फॉर्मेशन करने के लिए इस रिएक्शन को मेनली यूज़ किया जाता है। अगर इसके मैं मैकेनिज़्म की बात करूँ तो ये कुछ ऐसे काम करता है, कार्बन कार्बन, इस पे क्लोरीन अटैच है, इस पे 2 हाइड्रोजन अटैच है, इस पे 3 हाइड्रोजन अटैच है, ठीक। अच्छा, हमने क्या कहा, हमने कहा कि जो अपना क्लोरीन है, ठीक है, इसके साथ वाला कार्बन इसका अल्फ़ा हो गया, ठीक है, तो इसके साथ वाला कार्बन इसकी कौन सी पोजीशन पे है, अल्फ़ा पोजीशन पे, अल्फ़ा कार्बन है। अल्फ़ा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन हैं, ठीक है, सॉरी, जो कार्बन है वो है अल्फ़ा कार्बन और उससे जहाँ साथ वाला जितना भी है वो है बीटा, ठीक है। तो ये हो गया अपना बीटा कार्बन, ठीक है। बीटा कार्बन से अटैच जितने भी हाइड्रोजन है वो बीटा हाइड्रोजन हो जाएंगे, ठीक है। तो रिएक्शन कुछ ऐसा होता है कि जब KOH का रिएक्शन कराते हैं तो पोटाशियम का तो इधर कोई काम नहीं है, लेकिन जो हमारा OH है, ठीक है, एक न्यूक्लियोफाइल है, ठीक है। ये न्यूक्लियोफाइल क्या करता है, न्यूक्लियोफाइल यहाँ अटैक करता है बीटा पोजीशन पे एक हाइड्रोजन के साथ, ठीक है। जैसे ही हाइड्रोजन पे अटैक करता है तो ये वाला जो बॉन्ड है वो कहीं यहाँ शिफ्ट हो जाता है, ठीक है, और यहाँ शिफ्ट होने के कारण यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है, यहाँ से जो हमारा क्लोरीन है वो भी रिमूव हो जाता है, ठीक है। तो इस रिमूवल के बाद से जो कंपाउंड बनता है वो कुछ ऐसा हो जाता है, कार्बन डबल बॉन्ड कार्बन, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे, एक हाइड्रोजन यहाँ पे। दूसरी भाषा में मैं इजीली समझाऊँ तो ऐसा कह सकता हूँ कि कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन हाइड्रोजन, कार्बन हाइड्रोजन हाइड्रोजन क्लोरीन। तो होता कुछ ऐसा है कि यहाँ से अल्फ़ा पोजीशन से क्लोरीन गया और बीटा पोजीशन से हाइड्रोजन का रिमूवल हो गया और जो प्रोडक्ट बना वो कुछ ये बन गया, ठीक है। मेरे ख्याल से ये बातें क्लियर है। फिजिकल प्रॉपर्टीज़ की बात कर लेते हैं। सबसे पहली बात आती है मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट। तो हमने कहा कि हेलो एल्केन्स हैव हायर बॉइलिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू दस ऑफ
करस्पॉन्डिंग अल्कीन्स, ठीक है। दिस इज ड्यू टू पोलर नेचर एंड स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन बिटवीन देयर मॉलिक्यूल्स, ठीक है। और जो बॉइलिंग पॉइंट का इनका ऑर्डर होता है, ठीक है, वो होता है पहले क्लोरीन, ब्रोमीन और आयोडीन, ठीक है। तो सबसे ज़्यादा बॉइलिंग पॉइंट होगा आयोडीन का, फिर ब्रोमीन का, फिर क्लोरीन का। अब ऐसा क्यों होगा? ऐसा इसलिए होगा क्योंकि जैसे जैसे साइज़ बढ़ता जाता है और मास बढ़ता जाता है हेलोजन एटम का, ठीक है, तो जो मैग्नीट्यूड है ऑफ वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन बढ़ता जाएगा, ठीक है। और जितने भी हमारे आइसोमेरिक अल्काइल हैलाइड है, ठीक है, उसके अंदर जो बॉइलिंग पॉइंट है वो डिक्रीज़ होता जाएगा जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ती जाएगी, ठीक है। तो हम कह सकते हैं कि जैसे जैसे ब्रांचिंग बढ़ रही है, मॉलिक्यूल के पास क्या आ रहा है, एक स्फेरिकल शेप आ रहा है जिसका सरफेस एरिया बढ़ता जा रहा है। तो इसके कारण हो क्या रहा है कि इंटर पार्टिकल फोर्स है बिटवीन वीकर, मतलब जो कंपाउंड के बीच में इंटर पार्टिकुलर फोर्स है वो वीक होता जा रहा है, ठीक है, और बॉइलिंग पॉइंट भी कम होती जा रही है, ठीक है। तो मैं एक दो एग्जांपल दूं अगर, तो मैंने कहा कि जैसे मेरे पास कोई कंपाउंड है, जैसे CH3 है, CH3 और एक दूसरा कंपाउंड है CH3OH, ठीक है। तो अब मैंने कहा इनके अंदर और इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा किसका होगा, ठीक है। मैंने कहा इनके अंदर बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा OH वाले कंपाउंड का होगा कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के मुकाबले, ठीक है। अब हमने कहा ऐसा क्यों होगा, ठीक है। अच्छा, सिंगल अल्केन की बात हुई है ना, तो CH4 बना देते हैं, ठीक है, उसको CH4 बना देते हैं। तो हमने कॉरेस्पॉन्डिंग अल्केन के मुकाबले ये ज़्यादा होगा। हमने कहा ऐसा क्यों होगा, क्योंकि इसका होता है मोर पोलर नेचर, ठीक है, इसका है मोर पोलर नेचर, स्ट्रॉन्ग डाइपोल फोर्स, ठीक है, स्ट्रॉन्ग डाइपोल डाइपोल इंट्रैक्शन, ठीक है। और जो तीसरी बात इनके अंदर होती है वो होती है कि इनके अंदर जो बॉन्डिंग होती है, ठीक है, वो स्ट्रॉन्ग हाइड्रोजन बॉन्डिंग ये फॉर्मेशन कर सकते हैं, ठीक है। तीसरी बात मैं कहूँ अगर इनके अंदर ब्रांचिंग बढ़ती जाए, जैसे मैंने कहा कि कार्बन कैसे बॉन्ड्स हैं, कार्बन 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 कार्बन, ठीक है, और दूसरा है कार्बन 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 कार्बन, यहाँ पे एक हेलोजन अटैचमेंट करवा दीजिए, ठीक है, ऐसा कुछ। तो अब मैंने कहा इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा, इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू दिस। क्यों? क्योंकि मैंने कहा जैसे ब्रांचिंग बढ़ी वैसे ही क्या होगा, वैसे ही सरफेस एरिया इंक्रीज़ हो गया, सरफेस एरिया डिक्रीज़ हो गया, सॉरी, तो सरफेस डिक्रीज़ हो गया। और जैसे ही सरफेस एरिया डिक्रीज़ होता है वैसे ही शेप कुछ स्फेरिकल होने लगता है। जैसे शेप स्फेरिकल होने लगा उसका मतलब क्या है कि अब बॉन्ड को तोड़ने के लिए कम एनर्जी लगानी पड़ेगी, मतलब जो बॉइलिंग पॉइंट है वो इंक्रीज़ करता जाएगा। तीसरी बात अगर मैं कहूँ कि मेरे पास जो कंपाउंड है कुछ ऐसा है, कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे आयोडीन लगा है, फिर कार्बन कार्बन कार्बन, यहाँ पे ब्रोमीन लगा हुआ है, तो मैं कहूँगा जो आयोडीन वाला है इसका बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होगा एज़ कम्पेयर टू ब्रोमीन। अब ऐसा क्यों हो रहा है? क्योंकि जैसे जैसे साइज़ एंड मास बढ़ रहा है वैसे ही वैन डर वाल्स फोर्स ऑफ अट्रैक्शन इंक्रीज़ होता जा रहा है। तो यहाँ पे क्या होता जा रहा है, वैन डर वाल्स फोर्स इंक्रीज़ होता जा रहा है, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है, हम चलते हैं आगे, ठीक है। अच्छा, ये किसकी बात कर रहे हैं, ये हम एलिफेटिक की बात कर रहे हैं, ठीक है। अभी हम एरोमेटिक स्ट्रक्चर्स की बात करें। हमने कहा डेंसिटी की अगर बात करें तो ब्रोमो, आइडो एंड पॉलीक्लोरो डेरिवेटिव्स ऑफ हाइड्रोकार्बन आर हैवियर देन वाटर, ठीक है। सो देयर डेंसिटी इंक्रीज विद इंक्रीज इन द नंबर ऑफ कार्बन एटम, हेलोजन एटम एंड एटॉमिक मास ऑफ हेलोजन एटम, ठीक है। तो मैंने क्या कहा कि जैसे जैसे एटॉमिक नंबर बढ़ता जाएगा या हेलोजन का नंबर बढ़ता जाएगा, ठीक है, एटॉमिक नंबर या हेलोजन नंबर या एटॉमिक मास बढ़ता जाएगा, वैसे वैसे उनकी डेंसिटी भी इंक्रीज़ होती जाएगी। एग्जांपल देता हूँ अगर मैं, तो मैंने कहा मेरे पास अगर एक CH3Cl है और दूसरा कार्बन कार्बन Cl है और तीसरा कार्बन 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 Cl है, तो मैं कहूँगा इनके अंदर सबसे ज़्यादा डेंसिटी किसकी, तो मैं कहूँगा सबसे ज़्यादा डेंसिटी इसकी, फिर इसकी, फिर इसकी। क्यों? क्योंकि डेंसिटी तीन बातों पे डिपेंड करती है। सबसे पहले तो नंबर ऑफ कार्बन एटम अटैच, दूसरी बात इनके मास पे, तीसरी बात इनके नंबर ऑफ हेलोजन कितनी इन पे अटैच है, ठीक है। तीसरी बात सॉल्युबिलिटी की बात करें तो हम कहते हैं कि हेलो एल्कीन्स एंड हेलो एरीन्स आर प्रैक्टिकली इनसॉल्युबल इन वाटर बिकॉज दे आर नॉट एबल टू फॉर्म इंटरमोलिकुलर हाइड्रोजन बॉन्ड विद वाटर मॉलिक्यूल, हाउएवर दे आर सॉल्युबल इन ऑर्गेनिक सॉल्वेंट। हमने कहा कि ये वाटर के साथ कोई भी बॉन्डिंग नहीं बनाते, ठीक है, सॉल्युबिलिटी इनकी बहुत कम होती है। रीज़न क्या होता है? क्योंकि ये वाटर के साथ हाइड्रोजन बॉन्ड नहीं बनाते, कैन नॉट फॉर्म
H बॉन्डिंग, ठीक है। तो हाइड्रोजन बॉन्डिंग सर होती क्या है, मैंने कहा देखो हमारे पास अगर कोई कंपाउंड है R के साथ Cl और यहाँ पे H और OH की बॉन्डिंग थी, ठीक है। अगर यहाँ पे कोई एक H आ जाता, ठीक है, कोई भी अगर एक H आ जाता तो मैं कहता ये कंपाउंड बनता और अटैच हो जाते, ठीक है। लेकिन यहाँ पे ऐसा कुछ नहीं होता, तो इसलिए हम कहते हैं कि इनकी सॉल्युबिलिटी बिल्कुल ही वाटर में कम होती है। लेकिन हाँ, वाटर के अलावा जितने भी ऑर्गेनिक कंपाउंड्स हैं उनके अंदर ये सॉल्युबल हो सकते हैं, ठीक है। आगे बढ़ते हैं, अब बात करते हैं मेल्टिंग एंड बॉइलिंग पॉइंट ऑफ एरोमेटिक कंपाउंड्स, ठीक है। तो हमने कहा कि बॉइलिंग पॉइंट ऑफ आइसोमेरिक डाईहेलोबेंजीन आर वेरी नियरली सेम, ठीक है। हाउएवर पैरा आइसोमर हैव हायर मेल्टिंग पॉइंट एज कम्पेयर टू देयर ऑर्थो एंड मेटा आइसोमर. It is due to symmetry of para isomer that fit in crystal lattice better as compared to ortho and meta isomer. मतलब क्या कह रहा है कि जो हमारा पैरा आइसोमर है, ठीक है, पैरा आइसोमर है मतलब अगर दो कंपाउंड मैंने मान ली ऐसे कुछ अटैच है, ठीक है, तो ये मोर सिमेट्रिकल होते हैं, ठीक है। तो मोर सिमेट्रिकल होने के कारण क्या होता है, मोर सिमेट्रिकल होने के कारण ये इनकी बॉइलिंग पॉइंट ज़्यादा होती है और ये बेटर अटैच हो पाते हैं इन द क्रिस्टल लैटिस, ठीक है, बेटर अटैच हो पाते हैं इन क्रिस्टल लैटिस, ठीक है। तो इस रीज़न से मैं कह सकता हूँ कि जैसे जैसे पैरा पोजीशन आएगा वो मोर स्टेबल होगा, ठीक है, उससे कम ऑर्थो होगा और सबसे कम मेटा पोजीशन स्टेबल होगा, और जितनी कम स्टेबिलिटी उतना ही कम बॉइलिंग पॉइंट हमें देखने को मिलेगा, ठीक है। उसके बाद कुछ स्टीरियो आइसोमेरिज्म की बात है, इसको एक बार देख लेना है, इसके मैं नोट्स में प्रोवाइड कर दूंगा कंटेंट, ठीक है, ऑप्टिकल आइसोमर क्या होते हैं वगैरह वगैरह चीज़ें। एक और बात जो काफ़ी इंपॉर्टेंट है वो क्या है, डाइपोल मोमेंट, ठीक है। हमने कहा डाइपोल मोमेंट का मतलब क्या होता है, इसको रिप्रेजेंट करते हैं म्यू से, ठीक है। डाइपोल मोमेंट जो हमारा है वो 3 से 4 चीज़ों पे डिपेंड करता है, ठीक है। तो पहला है रेजोनेंस, दूसरी बात जिस पे डिपेंड करता है वो होता है इलेक्ट्रोनेगेटिविटी, ठीक है, और तीसरा जो होता है जिस पे डिपेंड करता है वो होता है ओरिएंटेशन, ठीक है। अगर मैंने कहा कि कोई कंपाउंड रेजोनेंस के अंदर है तो उसका डाइपोल मोमेंट ऑफ कोर्स होगा। अगर कोई कंपाउंड की इलेक्ट्रोनेगेटिविटी कम है, ठीक है, तो उसकी डाइपोल मोमेंट कम हो जाएगी। अगर इलेक्ट्रोनेगेटिविटी ज़्यादा है तो उसकी डाइपोल मोमेंट ज़्यादा हो जाएगी, ठीक है। अगर उसका ओरिएंटेशन मतलब अगर बिल्कुल एग्जैक्ट सेम ओरिएंटेशन में होगा, जैसे मान लेते हैं कि बिल्कुल स्ट्रेट सिमेट्री में होगी, तो उसकी डाइपोल मोमेंट 0 हो जाएगी। अगर वो प्रॉपर ओरिएंटेशन के अंदर नहीं हुआ तो उसकी डाइपोल मोमेंट नॉट इक्वल टू 0 हो जाएगी, ठीक है। इतनी बातें क्लियर है। अब इसके कुछ क्वेश्चंस भी हम करने वाले हैं अगले एक सेशन के अंदर, ठीक है। आई होप आपको ये लेक्चर क्लियर हुआ गया होगा।